गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम जो होता है कंसिस्ट करता है वाटर, जिसमें मेन हैबिटाट होता है वाटर, क्योंकि वाटर जो है 70% है लैंड पे और 30% जो लैंड है। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है उसको क्लासिफाई करा गया है उसके सॉल्ट के कंटेंट के हिसाब से। तो पहला जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जो जहाँ पे जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन 5 ppt होता है। जैसे कि लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, पुल्स हो गए, स्प्रिंग हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स। जो मेरीन इकोसिस्टम होता है उसमें उसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो 35 ppt होता है। और जैसे शैलो सी हो गए या फिर ओपन ओशंस हो गए। तीसरा होता है ब्लैकिश वाटर इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट का कंटेंट होता है 5 से 35 के बीच में रहता है। जैसे एस्चुरीज हो गई, सॉल्ट मार्शेस हो गए, मैंग्रोव स्वाम्प हो गए, फॉरेस्ट हो गए। तो 3 टाइप की होती हैं। एक तो 5 से लेस जिसे कहते हैं फ्रेश वाटर, जो 35 से ज़्यादा होते हैं उसको मैरीन कहते हैं, और क्या कहते हैं जो 5 से 35 के बीच में रहते हैं उसको ब्लैकिश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। अब जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या कहते हैं क्लासिफाइड करे गए हैं उनके जोन के हिसाब से कि उनकी एबिलिटी क्या है अक्रॉस द जोन्स। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो फ्लोरा या फौना कोई भी हो, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसको क्लासिफाई किया गया है कि किस बेसिस पे उनका जो उनकी लाइफ फॉर्म जो होती है उनकी लोकेशन इनटू 5 ग्रुप्स। पहला कि जो न्यूस्टन्स होते हैं ये अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अटैच होकर नहीं रहते, अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लीव एट द एयर वाटर इंटरफेस, जहाँ पे या फिर कह सकते हो फ्लोटिंग टाइप के प्लांट होते हैं जहाँ पे एयर और वाटर का इंटरफेस होता है, जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे होते हैं, फिर कह सकते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो मोस्ट ऑफ देयर लाइफ जो होते हैं टॉप पे बिताते हैं ऑन द एयर वाटर इंटरफेस, जैसे कि वाटर साइडर्स हो गया, और कुछ क्या कहते हैं स्पेंड देयर लाइफ जस्ट बिनेथ एयर वाटर इंटरफेस, या फिर कुछ जो है वाटर के नीचे भी बिताते हैं। ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फूड विद इन द वाटर, ये हैं जैसे बीटल हो गया, फिर बैक स्विमर्स, इसे न्यूस्टॉन कहते हैं। जो पेरी प्लाटॉन होते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिमेन अटैच होते हैं स्टेम से, लीव से या फिर रूट प्लांट से, और या फिर सब्सटेंसेस से जो इमर्जिंग अबव द बॉटम, जैसे कि सेसाइल एल्गी हो गई और जो एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गए। और क्या कहते हैं जो प्लैंकटन होते हैं ये ग्रुप होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, जैसे एल्गी हो गई, एनिमल लाइक क्रस्टेशियंस हो गए, और जो प्रोटोजोन्स हो गए ये भी फाउंड होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, कुछ एक्सेप्ट कुछ स्विफ्ट मूविंग वाटर को छोड़ गए। जो लोकोमोटिव पावर होती है इन प्लैंकटन्स की वो लिमिटेड होती है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंट्रोल लार्जली बाय द करंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो करंट वाटर करंट होता है कोल्ड और वार्म उसी जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे प्लैंकटन का ग्रोथ होता है। जो नेक्टॉन्स होते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं ये स्विमर होते हैं, स्विम कर सकते हैं। और नेक्टॉन्स जो होते हैं रिलेटिवली लार्ज होते हैं, पावर वाटर करंट पावरफुल होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें ओवरकम कर लेते हैं वाटर करंट को। और जो एनिमल रेंज होती है इनकी साइज़ में फ्रॉम स्विमिंग इंसेक्ट से लेके 2 mm लॉन्ग से लेके लार्जेस्ट एनिमल जैसे ब्लू व्हेल या फिर वाटर व्हेल, ब्लू व्हेल। बेंथॉन्स जो होते हैं या फिर बेंथिक ऑर्गेनिज्म ये जो होते हैं ये लीव करते हैं बॉटम ऑफ द वाटर मास, जो वाटर का मास होता है बॉटम में वहाँ पे। और यहाँ पे पार्शली प्रैक्टिकली जो होते हैं एवरी एक्वाटिक इकोसिस्टम रिमेन वेल डेवलप्ड बेंथम्स में। अब जो फैक्टर लिमिट करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ द एक्वाटिक हैबिटाट, यहाँ पे जो सनलाइट होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिमिटिंग फैक्टर होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। और मॉइस्चर जो होता है टेम्परेचर ये लिमिटिंग फैक्टर होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। तो यहाँ पे जो सनलाइट और जो ऑक्सीजन होती है एक्वाटिक सिस्टम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा एनिमल्स मिलेंगे, या फिर जितनी सनलाइट पहुँचेगी उतनी प्लांट मिलेंगे। लेकिन लैंड की बात करें तो वहाँ पे मॉइस्चर और टेम्परेचर डिपेंड करता है, वहाँ पे सनलाइट और ऑक्सीजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। अब सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट जो होती है पेनिट्रेट करती है
रैपिडली डिमिनिश हो जाती है। जैसे जैसे वाटर में नीचे आप जाएंगे सनलाइट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। डेप्थ तक जो लाइट पेनिट्रेट कर पाती है लेक्स में, उससे क्या होता है पता चलता है कि प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कैसा है। अगर लाइट को बेस में रखें, बेस्ड ऑन लाइट पेनिट्रेशन जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फोटिक या फिर एफोटिक होती है। फोटिक जो होते हैं वो जो अपर लेयर होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, अप टू विच जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है और जहाँ तक फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी हो पाती है वही उसी को फोटिक कहते हैं। जो डेप्थ होती है इस जोन की डिपेंड करती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर पे, और जो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन एक्टिविटी होती है वो भी यहीं पे होती है। फोटिक जोन जो होता है वो लाइटेड होता है, यूजुअली वेल मिक्स पोर्शन जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लेक सरफेस डाउन टू वेयर, जहाँ तक लाइट लेवल जो होता है 1% ऑफ दैट सरफेस। जो एपोटिक जोन होता है वहाँ पे, एफोटिक जोन जो होता है वहाँ पे जो लोअर लेयर होती है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन और जो प्लांट ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, फॉर्म्स द एफोटिक जोन। केवल रेस्पिरेशन जो होती है वहाँ पे रेस्पिरेशन वहाँ पे हो पाती है। एफोटिक जोन जो होता है वो पोजीशन होता है बिलो लिटोरल, और फोटिक जोन जो होता है एट द बॉटम ऑफ द लेक, जहाँ पे लाइट लेवल जो होता है बहुत ही कम होता है और फोटोसिंथेसिस इसीलिए लो हो जाती है। रेस्पिरेशन जो होता है ऑल डेप्थ पे क्या कहते हैं, एफोटिक जोन में क्या कहते हैं ऑक्सीजन का कंजप्शन जो होता है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और इस तरीके से डीप अंटिल रीजन जो होता है उसको प्रोफाउंडल जोन कहते हैं। यहाँ पे बताया गया डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्व होता है वाटर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन होता है वेरी करती है, कॉन्स्टेंटली डिपेंड करता है कि फैक्टर बहुत सारे फैक्टर पे, इनपुट आउटपुट फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। जो फ्रेश वाटर की एवरेज कंसंट्रेशन होती है डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वो 0.00110% होती है बाय वेट, और जो कि 150 टाइम्स लोअर होती है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एयर। ऑक्सीजन इंटर करती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ऑक्सीजन इंटर करती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में थ्रू एयर वाटर्स इंटरफेस, जहाँ पे एयर वाटर इंटरफेस होता है और बाय द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ द एक्वाटिक प्लांट। लेकिन जो सनलाइट होती है और जो वाटर होता है उसमें बीच में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में, जो क्वांटिटी होती है डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट जो होती है इकोसिस्टम, ये डिपेंड करती है कि किस रेट से एफ और एस सेड टू प्रोसेस अकर हो रहे हैं। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो स्केप कर जाती है वाटर बॉडीज़ में थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, और इस तरीके से थ्रू रेस्पिरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे फिश डिकम्पोजर्स और जू प्लैंक्टन्स का। अब जो अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो रिटेन्ड इन वाटर इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। जो अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन स्केप करती है वाटर बॉडीज़ में थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, और इससे क्या होता है रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, फिशेस का, डिकम्पोजर का, जू प्लैंक्टन का। जो अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है रिटेन इन वाटर उसको इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर की तरह। जो ऑक्सीजन जो लेस सॉल्युबल होती है वार्म वाटर में, गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है। जैसे आपने देखा जो पेप्सी होती है उसमें ज़्यादा गैसेस डिज़ोल्व होती है, तो ठंडे में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है, गर्म में कम। जो वार्म वाटर होता है उसमें डिकम्पोजर एक्टिविटी जो होती है इन्हेंस कर देती है, और जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी इंक्रीज कर देता है रेट एट विच जो ऑक्सीजन डिप्लीकेट होती है फ्रॉम वाटर। अब जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल होता है फॉल होता है 3 से 5 ppm तक। बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो लाइकली डाई भी हो सकते हैं। अदर लिमिटिंग फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एक्वाटिक प्रोडक्टिविटी को, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी ये जो होती है कितना ट्रांसपेरेंट वाटर है, इसे सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, अफेक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। और जो सबस्टेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं चाहे वो क्ले, स्लेट, फोटोप्लैंक्टन और मेक द वाटर टर्बिड। अब जो कंसिक्वेंटली जो इसकी लिमिट होती है एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन और जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वो
स्टेगनेंट वे में होती है। टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है। वाटर टेम्परेचर जो होता है चेंज होता है रैपिडली। जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ एयर बिकम वाटर जो होता है कंसिडरेबल हाइयर स्पेसिफिक हीट होती है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट होती है एनर्जी वो एडेड और टेकन अवे फ्रॉम द वाटर रेज लोअर इट्स टेम्परेचर। जो वाटर टेम्परेचर होता है वो लेस चेंज करता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में अगर नैरो टेम्परेचर बना रहे टॉलरेट करने के लिए। जिससे क्या होता है कि जो स्मॉल चेंज होता है अगर वाटर टेम्परेचर में तो ग्रेट खतरा होता है सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए जब कंपेयर करते हैं एयर टेम्परेचर इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की वो लिमिटिंग फैक्टर पे डिस्कस करें तो बहुत सारे एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम हो गए, एस्चुरीज हो गई और ओशंस हो गए या सी हो गई। जो क्या कहते हैं लेक इकोलॉजी होती है, वो लेक इकोलॉजी ऐसी कोई बॉडी जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर हो और यूजली लार्ज इनफ एरिया हो डेप्थ में और इन रिस्पेक्टिव ऑफ द हाइड्रोलॉजी इकोलॉजी और उसकी जो करेक्टरिस्टिक जनरली होती हैं उसको लेक कहा जाता है। एजिंग ऑफ लेक, किसी भी लेक की एजिंग कैसे करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो लेक में बॉर्न हुआ है ऑरिजिनेट हुआ है वेरियस जियोलॉजिकल और जो जियोमॉर्फिक इवेंट के द्वारा और जो ग्रो हो रहा है समय के साथ जो चेंज करता है वेरियस मॉर्फोलॉजिकल और जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इवेंचुअली और वो डाई हो जाता है। इस तरीके से जो रीजन ऑफ वाटर है वो सरफेस रन ऑफ करता है और साथ में अलॉन्ग विद इट्स वेरियस केमिकल सब्सटेंस। जब पानी इधर उधर से कलेक्ट होता है तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स को भी इरोड करते हुए लाता है। अब क्या होता है जो वेरियस पीरियड में जो स्पैनिंग मिलेनी होती है उसे एजिंग जो होती है उससे पता चलता है कि लेक में जो एक्यूमुलेट मिनरल और जो ऑर्गेनिक मैटर हैं और यूजुअली जो फिलअप हो गए हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि एजिंग। अब जो न्यूट्रिएंट जैसे जैसे न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता जाता है लेक्स के अंदर, ये प्रमोट करता है ग्रोथ एल्गी की या फिर एक्वाटिक प्लांट की या फिर वेरियस फौना। इस प्रोसेस को नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट जो होता था लेक्स में ये एक्सेलरेट हो गया है क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटी है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर और जो ओरिजिनल रन आउट है ये कंसिक्वेंटली क्या है कल्चर यूट्रोफिज्म कहा जाता है। अब जो भारत में इंडिया जो नेचुरल लेक्स हैं मोस्टली जो हैं लाई करते हैं हिमालयन रीजन में और फ्लड प्लेन्स में इंडस गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र में। जो सेमी एरिड या एरिड एरिया रीजन है वेस्टर्न या फिर पेनिनसुला इंडिया के ये 10 ऑफ थाउजेंड ऑफ वाटर बॉडी जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं ओवर मिलेनियम। जो सुदर्शन लेक है क्या कहते हैं गुजरात में गिरनार एरिया में, वो परहैप्स द ओल्डेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया डेटिंग बैक टू लगभग 3000 BC। लेक जो है क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर केमिस्ट्री और बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सैलिनिटी, कितनी उसमें सैलिनिटी है और उनकी केमिस्ट्री जो है वो उस पर डिपेंड करता है कितनी सैलिनिटी है, मतलब सॉल्ट उसमें कितना है और उसमें जो फ्रेश वाटर और ब्लैकिश वाटर और सलाइन लेक्स कितने हैं। अब जो न्यूट्रिएंट कंटेंट पे अगर करें तो जो कैटेगराइज क्या है उसमें ओलिगो जहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत कम है, मेसोट्रॉफिक जो मॉडरेट न्यूट्रिएंट हैं या फिर यूटोट्रॉफिक जहाँ पे न्यूट्रिएंट का लेवल काफ़ी हाई है। जो मेजॉरिटी ऑफ द लेक्स इंडिया में है आइदर या फिर यूट्रॉफिक हैं या फिर मेसोट्रॉफिक हैं। यूट्रॉफिक या फिर मेसोट्रॉफिक हैं बहुत कम वाले बहुत बिकॉज जो न्यूट्रिएंट लेवल जो ड्राइव हो रहा है देयर सराउंडिंग और ऑर्गेनिक वेस्ट वो उससे पता चलता है। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक कंटेंट की, इसमें जो ओलिगो होता है लो होता है, जो मेसो होता है यूट्रॉफिक में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो पैरामीटर्स हैं अगर एक्वाटिक प्लांट अगर हम यूट्रॉफिक और ओलिगोट्रॉफिक में देखें तो एक्वाटिक प्लांट का प्रोडक्शन जो है ओलिगोट्रॉफिक में लो होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट कम होते हैं और यूट्रॉफिक में एलिमिनेटेड ड्यू टू यूट्रॉफिकेशन। एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन भी लो होता है और इसमें एलिमिनेटेड ड्यू टू यूट्रॉफिकेशन। एक्वाटिक प्लांट न्यूट्रिएंट लो होता है वहाँ पे हाई होता है, ऑक्सीजन का हाइपोलिनेशन भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे एब्सेंट होता है।
डेप्थ 10 टू डीपर और 10 टू शैलोअर। 6 वाटर क्वांटिटी जो होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस में वो गुड होती है, वहाँ पे पुअर होती है। टोटल सॉल्ट जो होते हैं कंडक्टेंस यूजुअली लोअर होते हैं और जो कभी कभी ये हाइयर भी हो सकते हैं। 8 नंबर ऑफ जो प्लांट और स्मॉल स्पीशीज़ हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं और वहाँ पे यूट्रॉफिक में फ्यू होते हैं। रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लेक, जो लेक है उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसको रिमूव कैसे करना है, तो फ्लशिंग विद द न्यूट्रिएंट फूड वाटर। अब जो डीप वाटर एब्स्ट्रैक्शन पाया जाता है, जो पी जो साइट है जहाँ पे पी एलिमिनेशन या फिर फॉक्यूलेशन या फिर फ्लोटेशन विद द वाटर ब्लैक बैक फ्लो होता है, जहाँ पे फ्लोटिंग जो प्लांट होते हैं जिसे नेसेस विद एडजॉर्बेंट यूज़ किया जाता है। एडजॉर्बेंट जो होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे, उस तरीके से रिमूव किया जाता है। ऑन साइड जो एल्गी होती है रिमूव कर सकती है फिल्टर की तरीके से पी एब्जॉर्बर, और जो ऑन साइड जो एल्गी होती है स्कीमिंग या फिर सेपरेटर थिनिंग प्रोसेस भी होता है। आर्टिफिशियल मिक्सिंग जो टेट्रिफिकेशन जो होता है परमानेंट और इंटरमीडिएंट होता है। जो हार्वेस्ट होती है फिशेस की और जो मैक्रोफाइट्स होते हैं स्लज रिमूवल इससे किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनीपुर लेक। ये अमीनपुर लेक है, ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। अमीनपुर लेक जो है ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है अपने कंट्री में अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये एंशियंट मैन मेड लेक है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना में है, और बायोडाइवर्सिटी जो है हेरिटेज साइट जो है एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत अच्छी है। यहाँ की हार्बर रिच बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड रिलेटिव क्रॉप्स, और यह एरिया जो है आउटसाइड है प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर। और जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती है मैनेज करी जाती हैं लोकली कंस्टिट्यूटेड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, जिनको फंडिंग होती है फॉर इट प्रोटेक्शन। यूट्रॉफिफिकेशन जो है यहाँ पे यूट्रोफिया जो है वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एडिक्वेट या फिर हेल्दी न्यूट्रिशन। और यूट्रोफिकेशन एक सिंड्रोम है इकोसिस्टम का जो रिस्पॉन्स करता है एडिशन या आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल न्यूट्रिएंट का जो है नाइट्रेट या फिर फॉस्फेट थ्रो फर्टिलाइजर्स या फिर सीवेज या फिर फर्टिलाइज करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ये प्राइमरली कॉज्ड होता है बाय लीचिंग ऑफ फॉस्फेट और जो नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स हैं, और जो एग्रीकल्चर लैंड इनटू लेक में जो कन्वर्ट होते रहते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे हम पता करेंगे कि कैसे यूट्रोफिकेशन होता है। जो ग्रोथ होती है ग्रीन एल्गी की, जो क्या कहते हैं लेक में सरफेस लेयर पे, ये फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन। जो कुछ एल्गी और जो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होता है वो थ्राइव करता है एक्सेस आयंस और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वो कारण जो कवर करता है ऑलमोस्ट इंटायर सरफेस वाटर, जिसे अल्गल ब्लूम कहते हैं। और ये जो ग्रोथ है अनसस्टेनेबल होती है। जो अल्गल ब्लूम होता है ये कवर करता है सरफेस लेयर को और रेस्ट्रिक्ट करता है पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जिससे क्या होता है कि जब लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है ऑल रेस्पायरिंग एनिमल्स के लिए इन वाटर, और ये जो है रिप्लेस्ड करती है बाय डिफ्यूजन और फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन वाटर। अब जो ऑक्सीजन लेवल होता है ऑलरेडी लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और फर्दर जो ऑक्सीजन जो टेकन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फीड करते हैं ऑफ डेड एल्गी ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। इससे ड्यू टू द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है रिड्यूस हो जाती है। ड्यू टू द रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल जो फिशेज और जो अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं सोफिस्टिकेट करते हैं और इस तरीके से वो डाई हो जाते हैं। एरोबिक कंडीशन जो होती हैं वो प्रमोट करती हैं ग्रोथ बैक्टीरिया, और ये प्रोड्यूस करती हैं टॉक्सिन डेडली, जिससे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बर्ड्स एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। ये जो ऑल दिस जो इवेंचुअली जो होता है लीड करता है डिग्रेडेशन ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम और डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है लीड करता है चेंज इन एनिमल और प्लांट पॉपुलेशन और डिग्रेडेशन ऑफ वाटर एंड हैबिटाट क्वालिटी।
अब जो यूट्रोफिकेशन होता है, इधर उधर से जितना भी मटेरियल होता है वो फ्लो करके ओशन में आता है। जो लेक में इसीलिए कहा है फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रिएंट लोड अप करते हैं एक्सेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फर्टिलाइजर और फ्लश्ड होते हैं फ्रॉम द लैंड इनटू रिवर्स और लेक बाय रेन वाटर। और सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें प्लांट जो होते हैं फ्लोरिश दीज पॉल्यूटेंट कॉज एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ एल्गी डिकवीड और अदर प्लांट। फिर क्या होता है, जो अल्गल ब्लूम होता है ऑक्सीजन डिप्लीकेट होती है एल्गल ब्लूम में, प्रिवेंट करता है सनलाइट रीचिंग द अदर प्लांट्स, और इससे क्या होता है जो प्लांट डाई हो जाते हैं ऑक्सीजन इन वाटर इज डिप्लीकेटेड। फिर के बाद फोर्थ पॉइंट में जो डिकम्पोजिशन होता है फर्दर डिप्लीकेट करता है ऑक्सीजन डेड प्लांट्स को जो ब्रोक डाउन हो जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा यूजिंग इवन मोर ऑक्सीजन इन वाटर। और लास्ट पॉइंट है डेथ ऑफ द इकोसिस्टम। ऑक्सीजन लेवल जो होता है रीच करता है पॉइंट वेयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल, जहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होती, फिश और जो अदर ऑर्गेनिज्म वो भी डाई कर जाते हैं। अब जो टाइप्स जो नेचुरल जो यूट्रोफिकेशन है टाइप बताए गए हैं। जो पहला तो नेचुरल होता है, डिकम्पोजिशन जो होती है न्यूट्रिएंट की वो चाहे डिपोजिशनल इन्वायरमेंट के द्वारा हो रहा हो या फिर न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है इनटू द इकोसिस्टम और टेम्पोरल बेसिस पे ये बहुत सेंचुरी के बाद होता है और सीजनली इंड्यूस्ड होता है ट्रॉपिकल फ्लड प्लेन के तहत। जब फ्लड आता है तो सारी चीज़ें बहा के और ये डिपॉजिट हो जाती हैं लेक्स में। मैन मेड जो है ये डिकेड्स में होता है, वो सेंचुरीज़ में होता है, डिकेड्स में होता है। यहाँ पे जो इनपुट होता है वो अनट्रीटेड होता है सीवेज, अनट्रीटेड जो सीवेज होता है जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है फिर रन ऑफ कर दिया जाता है फर्टिलाइजर्स को फ्रॉम फार्म फील्ड और ये गल्फ कोर्सेज जो पार्क और फ्रॉम एनिमल वेस्ट। कंबशन होता है जब फॉसिल फ्यूल का और प्रोड्यूस करते हैं गैसेज नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इन द कोस्टल एरियाज। सोर्सेज बताए गए हैं पॉइंट सोर्स जो होता है पॉइंट सोर्स डायरेक्टली जो एल्ट्रीब्यूट करता है टू वन इन्फ्लुएंस, और ये पॉइंट सोर्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट वेस्ट ट्रेवल होता है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू वाटर, और पॉइंट सोर्स जो होते हैं इजी वो रेगुलेट करते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरीके से नॉन पॉइंट सोर्स जो होते हैं इट इज़ फ्रॉम द वेरियस इल डिफाइंड और डिफ्यूज सोर्सेज की तरह, और जो वेरी करते हैं स्पेशली और जो टेम्पोरली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू रेगुलेट। जो फ्लो चार्ट है इसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो एग्रीकल्चर रन आउट अनट्रीटेड जो सीवेज होती है उससे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम, और जो न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन और जो एनरिचमेंट होता है ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी एल्गल ब्लूम होता है। फिर एल्गी जो होती है कवर करता है एक्वाटिक सरफेस लेयर को और रिस्ट्रिक्ट करता है सनलाइट पेनिट्रेशन डिफ्यूजन ऑफ डीओ। अंडरग्राउंड जो एल्गी है अंडरग्राउंड जो एक्वाटिक एल्गी है प्लांट डाई होते हैं और जिससे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कम्स इनटू द अवेलेबल ऑक्सीजन इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। एनॉक्सिया जो होता है ये डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, और ऑल जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं डाई ड्यू टू द लैक ऑफ डीओ और डिग्रेडेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसमें चेंज इन इकोसिस्टम इफेक्ट जो देखने को मिलता है चेंज इन इकोसिस्टम। जो यूट्रोफिकेशन इवेंचुअली क्या होता है क्रिएट डेट्राइटस लेयर इन द पॉन्ड्स और जो लेक्स और जो प्रोड्यूस करते हैं सक्सेसिवली शैलोअर डेप्थ ऑफ द सरफेस वाटर। इवेंचुअली जो वाटर बॉडी होती है रिड्यूस हो जाती है इनटू द मार्श, और जो प्लांट कम्युनिटी होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक्वाटिक इन्वायरमेंट में और रिकॉग्नाइज हो जाती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अल्गल ब्लूम जब रिस्ट्रिक्ट करता है सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देता है, जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस प्लांट की, इससे प्लांट की डेथ हो जाती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं जितनी भी ऑक्सीजन और ऑन डिकम्पोजिशन, और इससे क्या होता है जो सरफेस होती है डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है यूजली जिससे लीड करता है डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। इस तरीके से एक्वाटिक सिस्टम में उसकी सभी एनिमल्स की डेथ हो जाती है। अब जो नई स्पीशीज़ इन्वेजन है यूट्रोफिकेशन जो है कॉज करता है एक इकोसिस्टम कॉम्पिटिटिव, जिससे क्या होता है ट्रांसफॉर्म होता है नेचुरल जो नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होते हैं अबेंडेंट लेवल पे, ये शिफ्ट करते हैं स्पीशीज़ कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम।
जो टॉक्सिसिटी होती है, कुछ अलगल जो ब्लूम है ये डाई कर देते हैं या फिर खा जाते हैं न्यूरो और हेप्टोटॉक्सिन को, जो किल करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पोज करते हैं खतरा है ह्यूमंस के लिए और सेल्फिश पॉइजनिंग के लिए। जो डिप्लीकेशन हो रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल का, जिससे इंक्रीज हो रहा है इंसिडेंस ऑफ फिश किलिंग, और जो लॉस ऑफ डिज़ायरेबल फिश स्पीशीज और रिडक्शन हो रहा है इन हार्वेस्टिंग, लॉस ऑफ कोरल रिलीफ, और जो डिक्रीज़ हो रहा है वाटर ट्रांसपेरेंसी और इंक्रीज़ हो रहा है टर्बिडिटी, जो अफेक्ट नेविगेशन, जो नेविगेशन के इफेक्ट्स हो रहे हैं जिससे ड्यू टू इंक्रीज टर्बिडिटी, और जो कलर है चाहे वो येलो ग्रीन रेड हो, स्मेल, वाटर ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, इंक्रीज हो रहा है बायोमास ऑफ इन एडिबल टॉक्सिक फोटोफाइटॉन का, और इंक्रीज हो रहा है ब्लूम ऑफ जेलेटिनियस जूप्लांक्टन का, इंक्रीज हो रहा है बायोमास ऑफ बेंथिक और एपीफैटिक एल्गी का अनसुटेबल और जो एस्थेटिक रिक्रिएशन है, और इससे रिडक्शन हो रहा है इन वैल्यू ऑफ द वाटर बॉडी। अब जो मिटिगेशन है, जो मिटिगेशन में हम क्या कर सकते हैं कि रिफेयरिंग बफर तैयार कर सकते हैं, जो इंटरफेस है बिटवीन द फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर और जो लैंड क्रिएट कर सकते हैं नियर वाटरवेज, जिससे फार्म और रोड्स जो हैं अटेम्प्ट टू फिल्टर पॉल्यूशन और सेडिमेंट और जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं इन बफर जोन, जहाँ पे इंस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन इन वाटर, और जो इसी कारण मिनिमाइज़ होता जा रहा है नॉन पॉइंट पॉल्यूशन मिनिमाइज़ होता जा रहा है, और नाइट्रोजन जो टेस्टिंग और जो मॉडलिंग है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। अब जो नाइट्रोजन टेस्टिंग एक टेक्निक है जो फाइंड होता है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रिक्वायर होंगे फॉर क्रॉप प्लांट्स के लिए, और ये सभी जो है रिड्यूस कर देंगे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लॉस्ट टू द सराउंडिंग एरियाज़ में। जो ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, और रिडक्शन हो जाएगा लाइव स्टॉक या फिर डेंसिटी, और इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। और जो ट्रीटमेंट है रन ऑफ फ्रॉम द स्ट्रीट और स्टॉर्म ड्रेन्स का, रिडक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन एमिशन फ्रॉम द व्हीकल और जो पावर प्लांट, और इंक्रीज होगी एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जिससे रिमूवल हो सकेगा म्युनिसिपल वेस्ट वाटर का। अब जो पॉलिसी है वो मल्टी डायमेंशनल है इन नेचर, शुड इंक्लूड एजुकेशन और अवेयरनेस, रिसर्च और जो मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन रेगुलेशन है, जो फिजिकल और जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, इकोसिस्टम जो प्रिजर्वेशन और जो रिस्टोरेशन है। जो हार्मफुल अलगल ब्लूम है उसमें हार्मफुल अलगल ब्लूम में जो एल्गी है और जो फाइटोप्लैंक्टन है, हार्मफुल अलगल ब्लूम में जो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कहते हैं नेचुरली पाए जाते हैं कोस्टल वाटर में, और ये जो होते हैं मेजर प्रोड्यूसर होते हैं ऑक्सीजन के और फूड के फॉर मैनी ऑफ द एनिमल्स जो लीव करते हैं इन सभी वाटर में। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं फेवरेबल होती हैं तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे क्या होता है जो हाई नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं, जिसे अलगल ब्लूम कहते हैं। अलगल ब्लूम जो होता है इससे क्या होता है कलर चेंज हो जाता है वाटर का, और जो अलगल ब्लूम होता है वो एनी कलर जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है रेड से ब्राउन होना, और ये जो ब्लूम है कॉमनली जो होते हैं इसे रेड और ब्राउन टाइड भी कहते हैं। मोस्ट अलगल ब्लूम्स हैं वो नॉट पावरफुल, ज़्यादातर वो पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट अलगल ब्लूम जो है वो पावरफुल नहीं है, बट सम जो कहते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ जो प्रोड्यूसर्स हैं चाहे टॉक्सिन हो चाहे डू नॉट अफेक्ट फिश बर्ड मैरीन मैमल्स और जो ह्यूमंस, जो टॉक्सिन है में ऑल्सो मेड द सराउंडिंग एयर डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, ये दीज आर कॉल्ड द हार्मफुल अलगल ब्लूम, और HAB हार्मफुल अलगल ब्लूम भी कहते हैं। अब वाई रेड टाइड इज मिसोमर्स, रेड टाइड जो है कॉमन नेम है फॉर द फिनोमेना जहाँ पे सर्टेन फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज़ जो होती हैं उसमें पिगमेंट जो होता है ब्लूम ये ह्यूमन आई को रिसीव होता है वाटर टू बी डिस्कलर्ड, और जो ब्लूम होता है ये अपीयर
कलर ग्रीनिश और ब्राउनिश या फिर रेडिश ऑरेंज, जिससे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और किस टाइप का वाटर है और कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो रेड टाइड है ये मिसनोमर है, बिकॉज जो ब्लूम होता है ये नॉट ऑलवेज रेड, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है टाइड से और ये यूजुअली हार्मफुल होता है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं हार्मफुल होती हैं और डेंजरस भी होती हैं एट लो सेल कंसंट्रेशन पे, जो डू नॉट डिसकलर द वाटर। अब ये जो होते हैं साइंटिफिकली रिफर्ड एज ह्यूमन, ये जो होते हैं साइंटिफिकली रेफ़र कर जाते हैं हार्मफुल अलगल ब्लूम को ये क्या करते हैं, डिपेक्ट करते हैं। और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द दीज ब्लूम, इन सभी ब्लूम का कॉजेज क्या है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस अलगल ब्लूम। अब जो ब्लूम होता है ये अकर होता है सेवरल कॉलोनीज में स्टार्ट होता है कंबाइनिंग रैपिडली, और फिर जो कंडीशन होती है न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन की, सैलिनिटी की, टेम्परेचर की ऑप्टिमल हो जाती हैं। और जो ब्लूम होता है ये ड्यू टू द नंबर ऑफ रीज़न होता है। जो दो कॉमन कॉजेज बताए जाते हैं न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट के वार्म वाटर में, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट जो वाटर में होता है स्पेशली फॉस्फेट और नाइट्रोजन, जो रिजल्ट होता है पॉल्यूशन या फिर कह सकते हैं अलगल ब्लूम की वजह से। और वाटर टेम्परेचर जो होता है वो भी रिलेटेड होता है अकरेंस ऑफ अलगल ब्लूम, और जो अनयूजुअली वार्म वाटर जो होता है बीइंग कंड्यूसिव टू वार्म। हाउ आर एच ए बी जो होता है हाईलाइटेड, जो हाईली एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं डेंजरस होते हैं फिश या ह्यूमंस के लिए। जो हाईली एल्गल ब्लूम्स होते हैं ये डिप्लीट कर देते हैं ऑक्सीजन लेवल इन वाटर, जिससे क्या होता है लीड टू लो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, काफ़ी ऑक्सीजन कम हो जाती है, डेफिनेटली जो प्लांट फिशेस की डेथ होने लगती हैं। हाउ इट डिप्लीट ऑक्सीजन, जब मास ऑफ एल्गी डाई हो जाती है, जब एल्गी डाई हो जाती है तो ऑक्सीजन भी निकल नहीं पाती प्लांट से, फोटोसिंथेसिस नहीं होती एंड और डिकम्पोज होने लगते हैं। और डिकेइंग जो प्रोसेस हैं वो डिप्लीकेट कर देते हैं ऑक्सीजन का इन वाटर, और जिससे डिके होने वाले में माइक्रोब्स की हेल्प होती है। माइक्रोब्स जो होते हैं जितनी ऑक्सीजन होती है वो यूज़ कर लेते हैं, और इस तरीके से वाटर जो होता है काफ़ी लो हो जाता है ऑक्सीजन में। जब ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है जो फिश होती है सोफिस्टिकेट करती हैं और ये डाई हो जाती हैं। जो मेजर जो सम एल्गी स्पीशीज़ जो हैं वो ब्लूम प्रोड्यूस करती हैं पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो ट्रांसफर्ड हो जाता है फ्रॉम फूड वेब, और इस तरीके से अफेक्ट करता है, लगभग किल कर देता है हाइयर फॉर्म ऑफ लाइफ्स, जैसे कि जू प्लैंकटन हो गए, जो सेलफिश हो गए, और जो फिशेज हो गई, बर्ड्स हो गई, मेरीन एंड मैमल्स हो गए, इवन ह्यूमंस को भी ये फीड कर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस तरीके से ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है। जो हाईली एल्गल ब्लूम्स हैं इन्वायरमेंट के लिए हज़ार्ड की तरीके से साबित होती हैं। यस, क्योंकि जो ये इवेंट होता है ये पीपल सिक कर देता है, और कंटामिनेटेड जो सेलफिश होती हैं जब ये खाई जाती हैं, जो पीपल ब्रीथ करते हैं एरोसोलाइज्ड हाईली एल्गल ब्लूम टॉक्सिन नियर द बीच। इन एडिशन जो हाईली एल्गल ब्लूम होते हैं इवेंट ये रिजल्ट करते हैं इन द क्लोजर ऑफ द सेलफिश बेड, और जो मैसिव फिश किलिंग होती है, डेथ ऑफ मेरीन मैमल्स और सी बर्ड्स, और जो अल्टरनेशन होता है मेरीन हैबिटाट के अंदर। इससे क्या होता है कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि जो हाईली एल्गल ब्लूम इवेंट होता है एडवर्सली अफेक्ट करता है कमर्शियल और रिक्रिएशनल फिशिंग टूरिज्म, और जो वैल्यूड हैबिटाट हैं, क्रिएटिंग द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोनॉमी और जो लाइवलीहुड ऑफ कोस्टल रेसिडेंट। हाउ डू वी गेट एक्सपोज्ड टू हाईली एल्गल ब्लूम टॉक्सिन, जो मोस्ट इलनेस होती है एसोसिएटेड विद हाईली एल्गल ब्लूम एक्सपोज करता है इज़ द रिजल्ट ऑफ द कंज्यूमिंग टॉक्सिन, जो प्रेजेंट होता है सेल फिश के अंदर और फिनिश के अंदर। जो हाईली एल्गल ब्लूम टॉक्सिन होते हैं ये बिकम एयरबॉर्न और ड्यूरिंग द ब्लूम, और पीपल कैन बिकम इल, पीपल बहुत बीमार होते इल बाय इनहेलिंग टॉक्सिन। इज़ इट सेफ़ टू ईट सी फूड, क्या समुद्री खाना सेफ़ है हमारे लिए। इन जनरल इट इज़ सेफ़ टू ईट सी फूड, लेकिन हाउएवर जो कंज्यूमिंग सेलफिश जो होती हैं हार्वेस्टेड फ्रॉम वाटर हाई लेवल ऑफ हार्मफुल एल्गी, जहाँ पे कंज्यूमिंग फिश होती हैं लेसन्स जो होते हैं वो कॉट इन एन एरिया ड्यूरिंग द अल्गल ब्लूम कैन रिजल्ट इन द इलनेस। अब जो हाईली
एल्गल ब्लूम और जो क्लाइमेट चेंज है, बिकॉज जो ग्रोथ है और जो टॉक्सिसिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हार्मफुल एल्गल ब्लूम स्पीशीज़ का, वो ट्राई हो रहा है एनवायरनमेंट चेंज पे। और इस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो सीवियरिटी है इम्पैक्ट डाल रही है हाईली एल्गल ब्लूम पे। लेट अब वेट लैंड इकोसिस्टम, वेट जहाँ पे बहुत नमी होती है ऐसा इकोसिस्टम। वेटलैंड जो होती है, जिसे वेटलैंड्स जो होती हैं, रामसर वेटलैंड साइट जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं वेटलैंड। ये जो होते हैं एरिया इंटरमीडिएट होता है इन कैरेक्टर बिटवीन डीप वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, जहाँ पे ना ही बहुत डीप वाटर होता है ना ही टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है। तो ये एक कहते हैं बिटवीन होता है। वेटलैंड एरिया होता है जो इंटरमीडिएट होता है इन कैरेक्टर बिटवीन द डीप वाटर और द टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, जो ट्रांजिशनल होता है नेचर में और ऑफन लोकेटेड होता है बिटवीन देम। ये जो हैबिटाट होता है एक्सपीरियंस करता है पेरियोडिक फ्लडिंग, यहाँ पे आती रहती है फ्रॉम द एडजेसेंट डीप वाटर हैबिटाट, या फिर देयरफॉर ये सपोर्ट करता है प्लांट को, एनिमल को, और स्पेसिफिकली जो होता है अडेप्टेड होते हैं सच शैलो फ्लडिंग और ओवर वाटर लॉगिंग इन द सबस्टेट, ये डेजिग्नेटेड होते हैं एज वेटलैंड। ये जो इसमें इंक्लूड करता है लेक लिटोरल्स होते हैं, जहाँ पे मार्जिनल एरिया बिटवीन द हाईएस्ट और द लोअर वाटर लेवल ऑफ द लेक। ये इंक्लूड करता है लेक लिटरल्स और जो फ्लड प्लेन्स होते हैं। साथ में अदर माशी और स्वम्पी एरियाज जो होते हैं, जहाँ पे वाटर गेट स्टैग्नेंट ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज और द रिलेटिवली इम्परविशियस सबस्ट्रेटा, और बॉक्स और फंड्स या फिर मैंग्रोव ड्यू टू द सिमिलर इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब जो डेफिनेशन बताइए, जो एरिया होते हैं मार्श के, फंस के, पीटलैंड के, और ये जो वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट या फिर टेम्परेरी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक फ्लोइंग फ्रेश ब्लैकिश और सॉल्ट, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मैरीन वाटर और डीपर ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। जो कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही हैं यहाँ पे, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये कवर करता है वाटर को, जहाँ पे वाटर लॉग्ड सॉइल होती है एटलीस्ट 7 डेज ड्यू टू ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन के दिन ये कवर करता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, और अडॉप्टेड प्लांट लाइफ, इसीलिए इसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जो हाइड्रिक सॉइल्स होती हैं इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो अवेलेबल होता है फॉर सम प्लांट्स। वेटलैंड क्लासिफिकेशन जो है, इसमें वेटलैंड में इनलैंड वाटर वेटलैंड और जो कोस्टल वेटलैंड। इनलैंड में हमारा नेचुरल और मैनमेड आएगा, जिसमें नेचुरल में लेक, पॉन्ड, ऑक्सबो लेक, वाटर सीजनल स्वाम्पी, और जो मैनमेड होगा रिजर्वायर्स, टैंक्स, वाटर लॉग्ड ऐसे। और जो कोस्टल वेटलैंड में एस्टरीज, लेगून्स, क्रिक, बैक वाटर वे और कोरल रिलीफ, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव सॉल्ट वाटर। और जो मैनमेड में होगा सॉल्ट पैंस और जो एक्वाकल्चर। अब जो फंक्शन है वेटलैंड का उसमें देखेंगे कि फंक्शन ऑफ वेटलैंड। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्वाटिक फ्लोरा या फौना में, साथ में जो न्यूमरस स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स की, इसमें इंक्लूड होती है माइग्रेटिव स्पीशीज़ को। जो फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट फ्रॉम सरफेस वाटर। अब जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है, जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, और जो फ्लड मिटिगेशन होती है। साथ में मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रीम फ्लो, और जो चेंज हो रहा होता है ग्राउंड चेंज हो रहा होता है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, और जो प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर, फिश फोल्डर फ्यूल, जो कंट्रोल करता है रेट ऑफ रन ऑफ इन अर्बन एरियाज, और जो बफर शो लाइन होता है अगेंस्ट इरोजन। अब जो ये कंप्राइज करता है इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, रिक्रिएशन, और जो कल्चरल हेरिटेज होता है। ये स्टेबलाइज करता है लोकल क्लाइमेट को, और जो सोर्स होता है लाइवलीहुड का टू द लोकल पीपल। जो जेनेटिक रिजर्वायर होते हैं फॉर वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, सपोर्ट करते हैं स्पीशीज़ स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को।
जो रीज़न होते हैं डिप्लीकेशन के, इसमें कन्वर्जन ऑफ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो लैंड कन्वर्ज किया जाता है लैंड को एग्रीकल्चर में, ओवर ग्रेजिंग जो हो रही है इसका कारण हो सकता है, क्योंकि जो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो मिनरल वाटर के साथ पाउंड में आ जाएंगे। और इस तरीके से रिमूवल ऑफ द सैंड फ्रॉम द बेड्स, जो रिमूव करी जा रही है सैंड फ्रॉम द बेड्स, या फिर एक्वाकल्चर की वजह से जो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन या फिर डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। अब जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जो डोमेस्टिक वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से भी हो रहा है। मिटिगेशन क्या है, हम सर्वे या डिमार्केशन करें, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रीजनरेशन या फिर आर्टिफिशियल रीजनरेशन करें, प्रोटेक्टिव मेजर्स लें, और एफोरेस्टेशन जिसमें परसेंटेज सर्वाइवल जो हो वो इंडिकेटेड हो, वीड कंट्रोल या फिर सॉइल कंजर्वेशन मेजर, और डेफोरेस्टेशन या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिमूवल ऑफ द इंक्रोचमेंट या फिर यूट्रॉफिकेशन अबेटमेंट। जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है ये भी बढ़नी चाहिए। जो डिस्टिंक्शन फ्रॉम द लेक्स, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो है ये नॉट अडॉप्टेड द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन जो लेक और वेटलैंड्स क्या हैं। और जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, जिसमें कंसिडर करा जा रहा है लेक जो है स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पे मिनिमम जो डेप्थ होती है 3 मीटर होता है, यूजली कवर करते हैं वाटर स्प्रेड जहाँ पे मोर देन 10 हेक्टेयर्स हो, और यूजली नो अदर लिटिल एक्वाटिक वेजिटेशन पाया जाता है, मैक्रोफाइट्स। ये जो वाटर बॉडी होती हैं यूज़ करी जाती हैं प्राइमरी फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई या फिर इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर रिक्रिएशन के लिए। जो एक्सेस ग्रोथ हो रही है माइक्रो फाइट की, जो बहुत समर्ज और जो फ्री फ्लोटिंग जनरली प्रेजेंट होते हैं वेटलैंड में, अफेक्ट करते हैं वाटर क्वालिटी को एडवर्सली, और जिससे क्या होता है एक इंटरफेस बन जाता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बॉडी। और लेकिन जो मार्जिनल एक्वाटिक वेजिटेशन होती है वेटलैंड, चाहे वो पर्टिकुलरली कंप्राइज करती है इमरजेंट प्लांट की या फिर दोज इन द इनहेबिटिंग वाटर लॉक्ड सॉइल का, ये नॉट ओनली डिज़ायरेबल है बट कि प्रमोट करी जाएगी, बिकॉज जो ये चेक करेगी इरोजन और सेवरल हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ, और हेल्प करती है इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। जो वेटलैंड है जनरली लेस देन 3 मीटर डीप, ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया जो है यूजली रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और ड्राइव फ्रॉम द सराउंडिंग और देयर सेडिमेंट, और अबेंडेंट होता है ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक माइक्रोफाइट्स। ये सपोर्ट करते हैं हाई डेंसिटी और जो डाइवर्सिटी होती है फौना या फिर पर्टिकुलरली बर्ड्स की, फिशेस की, मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स की, और ये देयरफॉर ये हाई वैल्यू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है। ये जो शैलो लेक्स होते हैं राइटफुली कैटेगराइज करते हैं एज अ वेटलैंड, इनको वेटलैंड में कैटेगराइज किया जाता है। अब जो लेक्स होते हैं जनरली लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं जब कंपेयर करा जाता है वेटलैंड के, तो लेक्स जो होते हैं जनरली लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं जब इसे कंपेयर किया जाता है वेटलैंड से। क्या कहते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो वेटलैंड की ज़्यादा है। अब अगर कंपेयर करें लेक और वेटलैंड को, तो लेक और वेटलैंड में ऑरिजिन अगर देखें तो इसमें लेक तो बहुत सारे प्रोसेस से होता है, लेकिन जो वेटलैंड होता है शैलो वाटर, ये फ्लूवियल या फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस के द्वारा होता है। वाटर टर्नओवर की बात करें तो यहाँ परमानेंट और लेक में रहता है, लेकिन जो वेटलैंड होती हैं इसमें परमानेंट और टेम्परेरी भी हो सकता है। तीसरा, जो वाटर लेवल है वो चेंज होता रहता है और लेक में यूजुअली रिलेटिवली स्मॉल रहता है और वेटलैंड में ज़्यादा होता है। फोर्थ, लिटरल जो पेलिग्रियल रेशियो है वो लेक में स्मॉल और वेटलैंड में ज़्यादा। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन जो लेक में ज़्यादा होती है और जो वेटलैंड में कम होती है, नो के बराबर होते हैं। वर्टिकल मिक्सिंग जो होती है, थर्मली रेगुलेटेड होते हैं लेक्स और जो विंड रेगुलेटेड होते हैं वेटलैंड। डोमिनेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन लेक में ज़्यादा होते हैं और माइक्रोफाइट जो होते हैं वेटलैंड में। फूड चेन की बात करें, ग्रेजिंग पाथवे पाया जाता है लेक्स में और डेट्राइटस पाथ पाया जाता है वेटलैंड में। जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करें, जो माइक्रोबियल लूप्स होते हैं वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं और जो वेटलैंड होते हैं उससे माइक्रोबियल लूप्स डोमिनेटेड होते हैं। जो 10th प्रोडक्टिविटी होती है लेक्स की वो लो होती है और जो वेटलैंड की प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा होती है। अगर जो 11 पॉइंट की बात करें तो ट्रॉफिक में जो स्टेटस है, इस ट्रॉफिक्स में जो स्टेटस है वो ओलिगोग्राफिक है, जो मोस्टली यूट्रॉफिक होना चाहिए एक्सेप्ट डिज़ायरेबल इन ब्लॉक्स। 12, जो बायोडाइवर्सिटी है वो लेक्स में जनरली लो है और जो मार्केट बेस्ड
जो वेटलैंड्स हैं उसमें हाई है। और देर आर फंक्शन जो होते हैं कंट्रोल फ्लड कंट्रोल, लेकिन लेक जो होते हैं लेस सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जो वेटलैंड होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें तो लेक्स नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन वेटलैंड जो लो से हाई भी हो पाते हैं। 15 जो वेस्ट ट्रीटमेंट है लेक्स में नो के बराबर होता है, और जो वेटलैंड होते हैं बहुत सारा होता है। मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल ऑफ यूट्रोफिकेशन, हाई वाटर क्वालिटी और लेक्स में होता है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और स्पेसिफिक जो फंक्शन होते हैं। इंडियन वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स हैं ये ऐसे एरिया हैं जो क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है, और ये सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी, सपोर्ट करते हैं मिलियन ऑफ पीपल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टॉर्म्स, और फ्लड कंट्रोल से इम्प्रूव करते हैं वाटर क्वांटिटी, और जो सप्लाई फूड होती है फाइबर्स या फिर रॉ मटेरियल। ये जो इंडिया में टोटली 27,403 वेटलैंड्स हैं, जिसमें से 23,444 जो है इनलैंड वेटलैंड्स हैं, और 3,949 जो है कोस्टल वेटलैंड्स हैं। जो इनलैंड वेटलैंड ज़्यादा हैं, कोस्टल वेटलैंड भी काफ़ी हैं। और जो वेटलैंड ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई एरिया लगभग 18.4% है कंट्री के टोटल एरिया का, जो लगभग 70% है। और अंडर पैडी कल्टिवेशन। अब नेचुरल वेटलैंड इन इंडिया रेंज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड हिमालय से लेके फ्लड प्लेन में मेजर रिवर सिस्टम, सेलाइन और टेम्परेरी वेटलैंड्स जो हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन के हैं। जो कोस्टल वेटलैंड्स हैं सच एज लगून, ब्लैक वाटर एस्चुरीज, मैंग्रोव स्वाम्प्स और जो कोरल रिलीफ। अब क्या कहते हैं, जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1985 में 86 में। अंडर इस प्रोग्राम में 115 वेटलैंड जो हैं वो हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री, और ये रिक्वायर्ड है अर्जेंट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट इंटरवेंशन। एम जो है कंजर्वेशन करना वेटलैंड, जो प्रिवेंट करें फर्दर डिग्रेडेशन और इंश्योर करें वाइज यूज़, जिससे कि बेनिफिट हो सके लोकल कम्युनिटीज़ का, और जो ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो ऑब्जेक्टिव है ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइन फॉर कंजर्वेशन, इनके लिए पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार करना है कंजर्वेशन करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए ऑफ वेटलैंड्स इन द कंट्री, और प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अंडर टेकिंग इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर्स इन द आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके वेटलैंड्स को। अब जो ये कंजर्वेशन ये मॉनिटर कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन कर सकें प्रोग्राम्स का, और साथ में प्रिपेयर करें इन्वेंट्री ऑफ इंडियन वेटलैंड्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, और साथ में जो इनिशिएटिव हैं एट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑफ फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। लैंड रिसोर्सेज जो बिलोंग करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और जो यूटी हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट है जो वेटलैंड्स का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है इंश्योर करने के लिए। जो क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेटलैंड ऑफ द नेशनल इम्पॉर्टेंस, जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें जो वेटलैंड जो है नेशनल इम्पॉर्टेंस के, जिसमें नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है ये प्रिस्क्राइब करता है अंडर द रामसर कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड। जो रामसर ईरान में है रामसर कंजर्वेशन और वेटलैंड, ये गिवन बिलो। जो साइट कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स, ऐसी साइट जहाँ पे कंटेन करती हैं रेयर या यूनिक वेटलैंड टाइप्स। इट इज़ अगर उसमें वो रिप्रेजेंट करते हो रेयर या यूनिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल या फिर नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप ऑफ फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायो जियोग्राफिक रीजन, या फिर सेकेंड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द स्पीशीज़ और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, या फिर दूसरा कि अगर कोई ये सपोर्ट करता हो वर्नेबल या इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं, और जो ये खतरा हो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को, ये सपोर्ट करता हो पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल
स्पीशीज़ जो इम्पोर्टेंस हो मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर बायो जियोग्राफिक रीजन का। चौथा, ये सपोर्ट करता हो प्लांट और एनिमल्स स्पीशीज एट क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, और जो प्रोवाइड करते हैं और रिफ्यूज़ ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। और स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो बेस्ड है ऑन वाटर बर्ड्स, जिसमें से ये रेगुलरली सपोर्ट करते हो 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को, या फिर रेगुलेट करता हो सपोर्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन वन स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ ऑफ वाटर बर्ड्स। और स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन फिश, ये सपोर्ट करता हो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजीनियस फिशेज सब स्पीशीज़ ऑफ फैमिलीज़, या फिर लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्टेजेस स्पीशीज़ जो इंटरेक्शन या फिर पॉपुलेशन जो रिप्रेजेंट करते हो वेटलैंड बेनिफिट और वैल्यूज़, और जो देयर बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आठवां, अगर कोई इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड या फिशेस का स्वाम का ग्राउंड जो नर्सरी या फिर माइग्रेशन कर रहा हो पाथ ऑन विच फिशेस जो स्टॉक्स आइदर विद इन और वेटलैंड या इल्स वेयर डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द वाटर लाइफ और जो कल्चर पे या फिर डिपेंड करता हो। और क्या कहते हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड या वाटर रिसोर्सेज जो इंक्रीज़ कर रहा हो पॉसिबिलिटी फॉर द रिक्रिएशन और इको टूरिज्म इम्प्रूव्ड सैनिक वैल्यूज़ या फिर इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज हिस्टोरिक या फिर रिलीजियस साइट हो। फिर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है प्रिंसिपल टूल है अंडर रामसर कन्वेंशन जो रजिस्टर करता है वेटलैंड साइट्स को ऑन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। ये हाईलाइट करता है उन साइटों को जो एडवर्स चेंज आ रहा है इकोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें अकर हो रहा है या फिर अकरिंग, या फिर क्या कहते हैं इसका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर पॉल्यूशन या फिर अदर ह्यूमन इंटरफेस की वजह से ये क्या कहते हैं कंजर्वेशन इनका बदल रहा है, और इसे मेंटेन करने के लिए ये लिस्ट तैयार की जाती है। जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है ये एम्प्लॉय करता है, आइडेंटिफाई करता है जो प्रायोरिटी साइट्स हैं विद पॉजिटिव नेशनल या इंटरनेशनल कंजर्वेशन अटेंशन, और ये साइट जो है एडेड टू और रिमूव द फ्रॉम द रिकॉर्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसमें क्या कहते हैं कोई भी साइट ऐड या रिमूव करी जा सकती है केवल तभी जब अप्रूवल कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन विच दे लाई। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया जो हैं, इंडिया में भी लगभग 36 37 साइट्स हैं। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड साइट जो है इन इंडिया में चिलिका लेक है, उड़ीसा का जो प्लेस करा गया था मॉन्टेक्स रिकॉर्ड इन 1993 ड्यू टू सिल्ट्रेशन विच वॉज चोकिंग द माउथ ऑफ द लेक। फॉलोइंग द रिहेबिलिटेशन एफर्ट जो है गवर्नमेंट के रिमूव कर दिया गया, क्या कहते हैं फॉलोइंग द रिहेबिलिटेशन एफर्ट लिया गया गवर्नमेंट, और ये रिमूव कर दिया गया गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ये रिमूव कर दिया रिकॉर्ड मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से 2002 में। ये जो अचीवमेंट है चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसीव द रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2002, और 2002 में जो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको फिर से रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड मिला 2002 में। लोहतक लेक जो मणिपुर में है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है कहते हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड 1993 में, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है हैबिटेट डिग्रेडेशन जो क्या कहते हैं इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे, कैचमेंट एरिया है, इन्फेस्टेशन ऑफ वाटर हाइसिन जो जलकुंभी होता है उसका, और जो पॉल्यूशन जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसकी वजह से जो लोकल एक्सटेंशन है सेवरल नेटिव फिशेस की गैप हो रही हैं। जो कोलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में वो भी प्लेस किया गया है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में 1990 में ड्यू टू वाटर शॉर्टेज और या अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग रजीम अराउंड इट। जो इन्वेसिव ग्रोथ है ग्रास पास्पलम डिस्टिकम जो चेंज कर रहा है इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ द साइट, जिससे क्या हो रहा है रिड्यूस हो रही है उसकी सुइटेबिलिटी फॉर सर्टेन वाटर बर्ड स्पीशीज़ जो साइबेरिया से आती हैं। और लोहतक लेक और कोलादेव नेशनल पार्क हैं, दो ऐसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड साइट्स हैं अभी भी इंडिया में। जो निकारामपुर लेक फर्स्ट FTA लेक है, निकामपुर लेक जो है ये हैदराबाद का लार्जेस्ट फ्लोटिंग
ट्रीटमेंट वेटलैंड कंट्री में है। फ्लोटिंग ट्रीटमेंट जो वेटलैंड है ये क्या कहते हैं बेसिस है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल का यूज़ नहीं जाता है, पानी में ही सब कुछ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा। हाइड्रोपोनिक्स परमिट करता है प्लांट को परमिट करता है ग्रोथ हो वाटर में विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है न्यूट्रिएंट उसमें दी जाते हैं। सनलाइट, नो नीड ऑफ सॉइल, ए फ्लोटिंग आइलैंड यूनिट इज़ एसेंशियली ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करा जाता है यूजिंग स्ट्रोफॉर्म, बॉम्बू, गनी बैग्स या फिर क्वायर, और साथ में परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ द वेटलैंड। एस्चुरी इकोसिस्टम, जो ईस्चुरी इकोसिस्टम है ये लोकेटेड है जहाँ पे रिवर मीट करती है सी से। एस्चुरीज जो होती है वाटर बॉडी जहाँ पे फ्लो जो होता है फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्स करता है सॉल्ट वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय द टाइड फ्रॉम द ओशन। एस्चुरी जो होती है मोस्ट प्रोडक्टिव होती है वाटर बॉडीज़ इन वाटर, और ये लोकेटेड होती है एट द लोअर एंड ऑफ द रिवर जहाँ पे सब्जेक्ट होता है टाइडल फ्लक्चुएशंस आते हैं। एस्चुरीज आइदर वंस और ट्वाइस डेली वॉश्ड बाय द सी वाटर। एस्चुरी जो होती हैं एक बार या दो बार दिन में वॉश हो जाती हैं पूरी तरीके से, और इस तरीके से एस्चुरीज जो हैं सेमी, क्योंकि टाइड हाई टाइड लो टाइड की वजह से पानी आता है और ले जाता है, इस तरीके से एस्चुरीज जो हैं ये सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडी होती है वाटर का जहाँ पे विद वन और मोर रिवर्स और स्ट्रीम फ्लो करते हैं इनटू इट। ये जो है फ्री कनेक्शन होता है, ये इट हैज़ अ फ्री कनेक्शन विद ओपन सी, यहाँ पे फ्री कनेक्शन होता है ओपन सी के साथ। ये कम्प्लीटली सैलिनिटी रेंज होती है फ्रॉम 0 से 35 ppt देखी गई है फ्रॉम द एयर रिवर एंड, और जो माउथ पे और एस्चुरी के ये जो एस्चुरी होती है बहुत लिटिल वेव एक्शन होता है यहाँ पे। सो इट प्रोवाइड अ काम रेफ्यूजी ऑफ द ओपन सी, ये प्रोवाइड करती हैं शेल्टर फॉर सम ऑफ द एनिमल्स, और ये मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन होता है जो रिसीव करता है हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फ्रेश और जो मैरीन वाटर। एस्चुरीज जो होती है मोस्टली हेवनली पॉपुलेटेड एरिया होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये अबाउट 60% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जहाँ पे लिविंग अलोंग द एस्चुरीज और द कोस्ट। जो कोस्टल लेक्स होते हैं, कोस्टल जो लेक्स होते हैं यहाँ पे जो कनेक्शन होता है सी का थ्रू स्मॉल ओपनिंग नोन, इसे बेटर नोन लगून कहा जाता है, और बैक वाटर जो ये एग्जिबिट करता है ग्रेडेशन इन सैलिनिटी फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू मैरीन डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस जो सी वाटर का होता है। एस्चुरी फॉर्मेशन जो है मोस्ट एस्चुरीज जो ग्रुप करी गई हैं 4 जियोग्राफिक कैटेगरी बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल जो हैं फॉर द फॉर्मेशन। पहला राइजिंग सी लेवल, जो राइजिंग सी लेवल है, दूसरा मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार, तीसरा जो है ग्लासिकल प्रोसेसेस, और चौथा जो है टेक्टोनिक प्रोसेस। एस्चुरीज जो हैं टिपिकली क्लासिफाइड बाय द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर और बाय वाटर सर्कुलेशन पैटर्न, और कैन बी ये रिफर टू बाय मैनी डिफरेंट नेम्स, जैसे बे हो गए, हार्बर्स हो गए, लगून्स हो गए, या इनलेट, इनके नामों से इनको जाना जाता है। जो बैंक हैं एस्चुरीज़ की चैनल वो फेवर्ड करती हैं लोकेशन फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट, और ये यूज़ करती हैं एस्चुरीज़ को फिशिंग या फिर कॉमर्स के लिए। आजकल ये डंपिंग, सिविक और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए यूज़ करी जाती हैं। जो एस्चुरीज़ हैं यूजुअली बायोलॉजिकली हाई प्रोडक्टिव जोन्स माने जाते हैं, और ये ऑल्सो एक्ट एज अ फिल्टर फॉर सम डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट इन रिवर वाटर। ये प्रेसिपिटेट करते हैं जोन जहाँ पे रिवर वाटर मीट करता है सी वाटर का, और ये मोर इम्पॉर्टेंट इन ट्रैपिंग सस्पेंडेड और सैंड करीड बाय रिवर, जिसमें जो लीड करता है डेल्टा फॉर्मेशन अराउंड एस्चुरीज। हेल्दी एस्चुरी क्या होती है? हेल्दी एस्चुरी जो होती है सपोर्ट करती है होस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल्स, और स्टोर करती है रिसाइकिल न्यूट्रिएंट, ट्रैप करती है सेडमेंट, और फॉर्म करती है बफर बिटवीन द कोस्टल कैचमेंट और मैरीन इन्वायरमेंट। ये ऑल्सो एब्जॉर्व करती है ट्रैप और डिटॉक्सिफाई करती है पॉल्यूटेंट, एक्टिंग एज अ नेचुरल वाटर फिल्टर। जब ऑल सच प्रोसेस रिमेन फंक्शनल होते हैं एस्चुरीज इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्दी स्टेट, तब इसको हेल्दी स्टेट में कहा जाता है। एस्चुरीज सपोर्ट करती हैं डाइवर्स हैबिटाट, जैसे कि मैंग्रोव्स हो गए, सॉल्ट मार्शेस हो गए, सी ग्रासेस या मड फ्लैट्स हो गए। लाइफ इन एस्चुरीज, केवल सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल जो स्पेशली अडेप्ट करते हैं ब्लैकिश एस्चुरी वाटर में फ्लरिश करते हैं इन द एस्चुरी। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एन एस्चुरी
आर इन सैलिनिटी और जो अमाउंट ऑफ फ्लडिंग। एस्चुरीज जो है होम हैं टू ऑल काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड बेस्ड प्लांट और एनिमल के सच एज वुड, स्टॉर्क, पेलिकन्स, कॉनिफरस और जो डिसीडियस ट्रीज और जो बटरफ्लाइज हैं। एस्चुरी जो हैं ये घर हैं ऑल्सो होम टू यूनिक एक्वाटिक प्लांट और एनिमल जैसे कि सी टर्टल हो गए, सी लॉयंस हो गए, सी कैटफिश हो गई, सी सॉल्ट वर्ट हो गए या फिर ईल ग्रासेस हो गई, सॉल्ट ग्रासेस या कॉर्ड ग्रासेस, सी ग्रासेस या स्लेज और बर्ड रश। प्रेडेटर जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं टू एस्चुरी बिकॉज ऑफ देयर एंड पोजीशन इन द मोस्ट कंज्यूमर चेन्स। बेनिफिट ऑफ द एस्चुरी इकोसिस्टम, क्या फ़ायदा होता है एस्चुरी इकोसिस्टम से? इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, वाटर जो क्वालिटी होती है रेगुलेशन की और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। दूसरा हैबिटाट ब्रीडिंग और जो नर्सरी ग्राउंड होता है फॉर द प्लांट और जो प्लांट और एनिमल्स का जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है और जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो कम्युनिटी वैल्यू होती है, जो कम्युनिटी वैल्यू होती है, जो इंडिजिनस वैल्यूज़ होती हैं, जो रिक्रिएशन वैल्यूज़ होती हैं, जो नॉलेज रिसर्च वैल्यूज़ होती हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट जो होते हैं, कमर्शियल फिशिंग, पोर्ट और हार्बर नेविगेशन और जो टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर और इंडस्ट्री, स्टॉर्म और इरोजन प्रोटेक्शन। इंडिया में जो एस्चुरीज इकोसिस्टम है, इंडिया में एस्चुरीज इकोसिस्टम है कंट्री में लगभग 40 मेजर और 44 मीडियम और 162 माइनर रिवर ड्रेन इनटू सी थ्रो वेरियस एस्चुरीज। एस्चुरीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्ट कंपोनेंट हैं ऑफ कोस्टल लैंडस्केप के, जहाँ पे हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम वेरी करता है फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये हैविंग हाईली डाइवर्स फ्लोरा और फौना पाया जाता है। मेजर जो एस्चुरीज अकर करती हैं इन द बे ऑफ बंगाल, इन द बे ऑफ बंगाल। मैनी एस्चुरीज जो हैं आर लोकेटेड ऑफ सम ऑफ द मेजर सी पोर्ट पे। मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो मेजर एस्चुरीज अकर करता है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, और कॉन्ट्रास्ट में जो एस्चुरीज हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्ट स्मॉलर। जो इशू हैं ऑफ इंडियन एस्चुराइन इकोसिस्टम के बेसिक जो इशू हैं हैव अफेक्टेड द एस्चुराइन इन्वायरमेंट इन द कंट्री। पहला है वाटर फ्लो, जो चेंज है वाटर फ्लो का इन वेरियस एस्चुरीज आइदर फार एक्सेस में हो रहा है, मच लोअर देन रिक्वायर्ड, जैसे हुगली, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, पुलिकट, या मॉडिफिकेशन हो रहा है एस्चुरीन कैचमेंट का मोस्ट ऑफ द इंडियन एस्चुरीज। और जो पॉल्यूशन हो रहा है वाटर क्वालिटी का, पॉल्यूशन थ्रू द इंडस्ट्रीज और जो कंबाइंड सिटी सीवेज, जैसे कि ऑल द इंडियन एस्चुरीज। रिक्रिएशन और टूरिज़्म भी हो रहा है। रिक्रिएशन बोटिंग, जिसमें हुगली वेस्ट बंगाल में, चिलिका उड़ीसा में रिक्रिएशन फिशिंग हो रही, जैसे कि चिलिका में नेविगेशन हो रहा है हुगली का, और जो पोर्ट और शिपिंग पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ड्रिगिंग हुगली में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और शिपिंग के लिए हुगली में यूज़ किया जा रहा है। लैंड यूज़ जो है एक्सपेंशन जो अर्बन और जो रूरल सेटलमेंट हैं हुगली में, कृष्णा, कावेरी, पुलिकट में, और जो मेरीन्स हैं, गायनेस हैं, लैंड रिक्रिएशन है, और जो अदर स्ट्रक्चर हुगली पुलिकट में, माइंस और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे हुगली और जुआरी जो गोवा में हैं, और जो एग्रीकल्चर जैसे कि ऑल एस्चुरीज, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑल इंडियन एस्चुरीज में। अब छठा बता रहे हैं कि जो कमर्शियल फिशिंग और एक्वाकल्चर है इसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है टारगेट फिश स्टॉक के लिए ड्यू टू इंक्रीज डिमांड, और ऑल इंडियन एस्चुरीज में रिक्लेम द फ्रिंगेड एरियाज फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन पेंस, और जो ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है माइग्रेटरी रूट है फिश का, पॉन्स का रिक्वायरमेंट, जैसे चिलिका और पुलिकट। चिलिका जो है उड़ीसा में, पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंटल थ्रू फीडिंग द स्टॉक्ड फिश, और जो पॉन्ड इन पेंस चिलिका में डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी थ्रू पॉन्ड सीड कलेक्शन, और जो ऑपरेशनल ऑफ स्मॉल मेशड नेट्स हुगली, चिलिका, पुलिकट। क्लाइमेट चेंज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबमर्ज हो रहा है कैचमेंट एरिया ड्यू टू द राइज इन वाटर लेवल, जिससे ऑल मेजर एस्चुरीज में जिससे चेंज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल और अफेक्ट कर रहा है प्रोडक्शन और जो प्रोडक्टिविटी ऑल द मेजर इंडियन एस्चुरीज में।
ये कुछ कहते हैं, ये मैंग्रोव मैंग्रोव है, क्या कहते हैं, जो बंगाल में पाया जाता है वो। और इसके बाद बता रहे हैं कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव्स जो कैरेक्टरिस्टिक होती है लिटरल प्लांट फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सेटर्ड कोस्टलाइन में मैंग्रोव जो होते हैं ये ट्री होते हैं, बुशेस जो ग्रो करते हैं बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड और एग्जिबिट करते हैं रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर सॉल्ट वाटर टॉलरेंस ये देखा जाता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मैंग्रोव की, ये बेसिकली एवरग्रीन, ये बेसिकली जो होते हैं एवरग्रीन लैंड प्लांट ग्रो करते हैं ऑन द शटर्ड शोर्स और टिपिकली ऑन द टाइडल फ्लैट्स, डेल्टाज, एस्चुरीज, बे, क्रिक्स और बैरियर आइलैंड। ये बेस्ट लोकेशन है जो अबेंडेंट में देखा जा रहा है। सिल्ट इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर और बैक शोर ऑफ एक्रीडेटिंग सैंडी ब्रीचेस। जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जो सैलिनिटी स्ट्रेस में और जो वाटर लॉक्ड एनारोबिक मड जो हाई है, ये रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन और हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम सेलाइन ब्लैकिश वाटर। ये प्रोड्यूस करता है निमेटोफोर्स, ये प्रोड्यूस करता है निमेटोफोर्स जो ओवरकम करता है रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन द एनारोबिक सॉइल कंडीशंस। और निमेटोफोर्स जो मैंग्रोव अकर होते हैं इन वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सम स्पीसीज जो है राइजोफोरा जो सेंड करते हैं आर्चिंग प्रॉम रूट्स डाउन इनटू द वाटर, वाइल अदर जो एविसीनिया जो सेंड वर्टिकल निमेटोफोर्स ऊपर की ओर और एयर रूट अप फ्रॉम द मड। जो मोस्ट मैंग्रोव वेजिटेशन है वो लेंटिकेटेड बैंक जो फैसिलिटेट करते हैं मोर वाटर लॉस और जो प्रोड्यूस करते हैं कॉपीज लीव्स आर थिक और कंटेन सॉल्ट सेक्रिकेटिंग लैंड्स। इसलिए जो मैंग्रोव होते हैं एग्जिबिट करते हैं विविपेरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सीड जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं इन द ट्री इटसेल्फ अपने आप में। और ये जो होते हैं एडेप्टेशन मैकेनिकल मैकेनिज्म है ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ जर्मिनेशन इन सेलाइन वाटर में जर्मिनेशन करने का एक मैकेनिज्म है। वेवी पैरिटी मोड जो कुछ जो सिक्रीट करते हैं एक्सेस वाटर थ्रू देयर लीव्स, और ये जो होता है लूज़ करते हैं क्लोजली जिससे कि क्रिस्टल ऑफ जो सॉल्ट है ऑन द बैक ऑफ द लीफ, और ये ब्लॉक करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एट द रूट। जो एडवेंटेजियस रूट होते हैं इमर्ज करती हैं फ्रॉम द मेन ट्रंक से, ये जो होता है सिल्ट रूट कहते हैं। और ये जो रूट्स होती हैं मैंग्रोव प्रोफाइल, जो मैंग्रोव प्रोफाइल है भारत में, मैंग्रोव जो सुंदरवन है लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल होलोफाइटिक मैंग्रोव दुनिया के हैं। और ये मेजर स्पीशीज़ जो हैं डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट इंक्लूड करते हैं हेरिटेरिया फेम्स, राइजोफोरा सैप, ब्रूग्यूया एप, सेरी ओप्स, डिकैंड्रा, सोनेरेटिया सैप और एविसीनिया सैप, निफा प्रोटिकेंस जो है फाउंड होते हैं अलोंग द क्रिक्स। और ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर और जो क्रोकोडाइल। जो मैंग्रोव एरिया है ये क्लियर किया गया है फॉर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। और जो मैंग्रोव हैं भीतरकनिका उड़ीसा में जो क्या कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अब ये जो मैंग्रोव हैं ये कंसंट्रेशन जो है टिपिकल मैंग्रोव स्पीशीज़ की हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी है। और मैंग्रोव जो स्वाम्प अकर हो रहे हैं इन प्रोफ्यूशन इन द इंटरटाइडल मड फ्लॉट ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रिक इन द गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। जो मैंग्रोव हैं और मैंग्रोव जो हैं पिहावरम और वेंडारयम जो हैं डिग्रेड हो रहे हैं मेनली ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वा कल्चर पॉन्ड्स और जो सॉल्ट पैंस हैं। अब जो ये मैंग्रोव पाए जाते हैं सुंदरवन में मैप में दिख रहा है वेस्ट बंगाल में जो महानदी मैंग्रोव पाए जाते हैं और भीतरकनिका यहीं पे पाया जाता है। कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव हैं और कावेरी डेल्टिक मैंग्रोव गोवा में, रत्नागिरी में और ये गुजरात में, और गुजरात मैंग्रोव रीजन ये पाए जाते हैं। वेस्ट कोस्ट पे जो इंडिया में मैंग्रोव है मोस्टली स्क्रबी और डिग्रेडेड अकर होते हैं लॉन्ग द इंटरटाइडल रीजन ऑफ द एस्चुरीज और क्रिक्स जो महाराष्ट्र में और जो गोवा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वेजिटेशन है ये कोस्टल जोन जो है केरला का वो बहुत ही स्पैरली
मिलते हैं। गुजरात में नॉर्थ वेस्ट और जो मैंग्रोव एविसीनिया मैरीन एविसीनिया ऑफिसनेलिस और राइजोफोरा म्यूक्रोनाटा जो है फाउंड मेनली इन गल्फ ऑफ कच्छ और कोरी क्रीक में पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव हैं ये स्क्रबी होते हैं टाइप और शंटेड ग्रोथ होती है, फॉर्मिंग नैरो डिसकंटिन्यूअस पैच ऑन सॉफ्ट क्लेई मड पे। जो कंडीशन पाई जाती है फॉर मैंग्रोव इज़ इम्प्रूविंग स्पेशली इन द कोरी क्रीक रीजन और जो विच इज़ पैली डेल्टा ऑफ द इंडस रिवर। जो साइज़ है मैंग्रोव का रेंज करता है फ्रॉम बुशी, जो साइज़ है मैंग्रोव का रेंज करता है फ्रॉम बुशी स्टैंड ऑफ द डॉर्फ मैंग्रोव फाउंड इन गुजरात कच्छ और टॉलर स्टैंड जो है सुंदरवन में। अंडमान निकोबार में स्मॉल टाइडल एस्चुरीज नेरिटिक इनलेट जो है लेगून सपोर्ट करता है डेंस और डाइवर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड मैंग्रोव फ्लोरा का। रोल ऑफ मैंग्रोव्स, जो मैंग्रोव प्लांट हैं जिसमें एडिशनल स्पेशल रूट होती हैं जैसे कि प्रॉम्प्ट रूट नेमेटोफोर जो हेल्प करती हैं इम्पीडिड वाटर फ्लो और उसके बाद ये डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट इन एरियाज़ में स्टेबलाइज करती हैं कोस्टल शोर्स को, जो प्रोवाइड करते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेज। मैंग्रोव जो मॉडरेट मॉनसूनल टाइडल फ्लड होते हैं और जो रिड्यूस करते हैं इंड्यूशन ऑफ द कोस्टल लोलैंड्स। ये प्रिवेंट करते हैं कोस्टल सॉइल इरोजन को और ये प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल लैंड फ्रॉम सुनामी, हुरिकेन्स और फ्लड। जो मैंग्रोव इन्हेंस करते हैं नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। मैंग्रोव सपोर्ट करते हैं न्यूमरस फ्लोरा एवी फ्लोरा और जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ये प्रोवाइड करते हैं सेफ और फेयरेबल इन्वायरमेंट फॉर ब्रीडिंग, स्वैम्पनिंग और रेयरिंग ऑफ सेवरल फिशेस। ये प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल इनलैंड फ्रॉम द एडवर्स क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। ये सप्लाई करते हैं वुड फायरवुड मेडिसिनल प्लांट और जो एडिबल प्लांट्स टू लोकल पीपल। ये प्रोवाइड करते हैं न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल कम्युनिटी और जो आर्गुमेंट देयर लाइवलीहुड। अब जो ये जो फाइन एनॉक्सिक सेगमेंट पाए जाते हैं अंडर मैंग्रोव, ये सिंक करते हैं वैरायटी ऑफ हैवी मेटल्स जो क्या कहते हैं स्कैवेंज्ड करे जाते हैं फॉर ओवरलाइंग सी वाटर बाय द कोलाइडियल पार्टिकल्स इन द सेडिमेंट। और ये क्लीन करते हैं अवर एयर और ये टेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोरिंग द कार्बन इन देयर रूट्स लिविंग ब्रांचेस और इन द सराउंडिंग सेड और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन बैक टू द एटमॉस्फेयर अलॉन्ग विद द लिटिल मीथेन गैस। खतरा अब क्या है, थ्रेटेंड क्यों है? ये डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं फॉर कन्वर्जन एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर फोल्डर या फ्यूल के लिए या सैनिटाइजेशन माइनिंग ऑयल्स के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है। और ये जो है स्पिल्स जो हैं एक्वाकल्चर और जो श्रिम्प फार्मिंग होती है यूज़ किया जा रहा है केमिकल पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र्स और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। अब जो कोरल रिलीफ हैं, कोरल रिलीफ एक्चुअली जो है एक लिविंग एनिमल्स हैं। कोरल जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथली के साथ, जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है और लीव करती है ऑन द कोरल। कोरल कुछ कहते एक एल्गी है जूजेंथली और ये कोरल जो है उन पे लीव करती हैं। कोरल जो होते हैं वो इंस्टेंट ऑफ लिविंग ऑन द सी फ्लोर पे नहीं रहते हैं। एल्गी लीव ऑन द कोरल विच इज़ क्लोजर टू द ओशन सरफेस और सो इसलिए एल्गी गेट एडुकेट लाइट। अब जो कोरल होती है, ये कोरल जो होती है ये कोरल एनिमल्स होते हैं और ये कोरल जो होता है इसमें जूजेंथली नाम की एक एल्गी जो होती है वो सर्वाइव करती है जिससे एनिमल्स को फूड मिलता है। जूजेंथली ये होता है ये असिस्ट करता है कोरल को न्यूट्रिशन प्रोडक्शन और थ्रू द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोवाइड कोरल विद फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड फॉर द एनर्जी इनहेंस कैल्सिफिकेशन मेडिटेट करता है एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स। अब ये जो टिश्यू होती हैं कोरल देमसेल्फ, ये एक्चुअली नॉट द ब्यूटीफुल कलर ऑफ कोरल इटसेल्फ, बल्कि ये इंस्टेंट क्लियर वाइट होती हैं। लेकिन कोरल रिसीव करता है देयर कलरेशन फ्रॉम द जूजेंथली। जो कोरल तो बिल्कुल वाइट होता है लेकिन जूजेंथली की वजह से इसका कलरेशन होता है। जूजेंथली लिविंग विद इन देयर टिश्यू, जूजेंथली जो होती है इन्हीं टिश्यू के बीच में रहती हैं। जो होस्ट होता है कोरल पॉलिप वो रिटर्न करता है
प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट विद इन विच की स्टडी सप्लाई जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर इट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस के लिए से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जो यहाँ पे कोरल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलता रहता है। जो दो टाइप के कोरल होते हैं, हार्ड कोरल होता है, एक सॉफ्ट कोरल होता है। ये जो कोरल होते हैं ये सी फैंस और गॉर्गोनियंस कहे जाते हैं। ओनली हार्ड कोरल जो होते हैं बिल्ड रिलीफ, जो हार्ड होते हैं वही रिलीफ बनाते हैं। जो बिल्डर्स होते हैं कोरल रिलीफ के वो टाइनी एनिमल्स होते हैं जिसे पॉलिप्स कहते हैं, और ये जो पॉलिप होते हैं थ्रीव, ग्रो और डाई जब हो जाते हैं तो ये लीव, जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन वो बचता है, और जो लाइमस्टोन वो कलराइज किया जाता है बाय न्यू पॉलिप्स। इसलिए जो कोरल रिलीफ होते हैं बिल्टअप लेयर ऑफ दिस स्केलेटन कवर्ड विद अल्टीमेटली बाय लिविंग पॉलिप्स के द्वारा। अब ये जो रिलीफ बिल्डिंग है ये हेमेटिफिक कोरल जो कैन फॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ शेप्स, जो कोरल रिलीफ हैं में भी ब्रांच्ड हो सकती हैं, टेबल लाइक हो सकती हैं, और लुक लाइक मैसिव कप्स बॉर्डर्स और नॉब्स के। ये वाइल द मेजॉरिटी ऑफ जो कोरल रिलीफ हैं फाउंड इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में, और ये जो हैं ऑल्सो डीप वाटर कोरल इन कोल्डर रीजन्स में। जो कोल्ड वाटर कोरल्स हैं, कोल्ड वाटर कोरल्स जो हैं इनबेड डीप लगभग 39 से 55 डिग्री तक और वाटर में पाई थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट करता है कि ये जो है मोर कोल्ड वाटर कोरल्स रिलीफ वर्ल्ड वाइड जो हैं पाई जाती हैं ट्रॉपिकल रिलीफ में, और ये ओनली 6 डिफरेंट कोरल स्पीशीज़ एसोसिएटेड हैं इन बिल्डिंग विद दीज रिलीफ। और लार्जेस्ट जो कोल्ड वाटर है कोरल रीफ का वो रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे में पाया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये जो होते हैं शैलो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं जहाँ पे सी वाटर क्लियर और वार्म होता है। कोरल रिलीफ कवर है इंडियन वाटर्स में लार्जली एस्टिमेट करता है 19,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो कोरल रिलीफ है एक बहुत मोस्ट प्रोडक्टिव और कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम है जहाँ पे हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, और जो हाई प्रोडक्टिविटी होती है ये भी कम्बिनेशन ऑफ इट्स ओन प्राइमरी प्रोडक्शन और जो सपोर्ट करती है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग हैबिटाट। रिलीफ बिल्डिंग जो होता है कोरल्स का सिम्बालिक एसोसिएशन होता है पॉलिप्स का और कोरल एनिमल्स या फिर जूजेंथली का। जो कोरल्स होते हैं जनरली स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज होती हैं एनिमल्स की, जहाँ पे जूजेंथली जो होता है फास्ट, कोरल्स जो होते हैं जनरली स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज होती हैं एनिमल्स की, और जहाँ पे जूजेंथली जो होता है फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं। इवन जो कोरल लीव न्यूट्रिएंट पुअर वाटर, लेकिन जो कैपेबिलिटी होती है रिसाइकिल स्केयर एलिमेंट्स की वो इनॉर्मस होती है। जो कोरल रिलीफ इकोसिस्टम है यहाँ पे बहुत सारे इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट और जो प्लांट लीव क्लोज एसोसिएशन टू द कोरल्स के साथ ये टाइट रिसोर्स कपलिंग करता है, रिसाइकलिंग अलाउ करता है कोरल रिलीफ को एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी और जो बायोडाइवर्सिटी है सच दैट दे आर रिफर्ड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। और जो क्लासिफिकेशन है इसकी जो क्लासिफिकेशन है और जो लोकेशन है, जो कोरल रिलीफ है ये क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इनटू फ्रिंजिंग पैच और बैरियर और अटॉल। जो फ्रिंजिंग रिलीफ होती हैं कंटिजियस होती हैं विद द शोर, और जो मोस्ट कॉमन टाइप की पाई जाती हैं वो रियर फॉर्म या फिर रियर फॉर्म जो अंडमान में पाई जाती हैं। और जो पैच रिलीफ होता है ये आइसोलेटेड या फिर डिसकंटिन्यूअस पैच होता है। ये ज़्यादातर शोरवर्ड ऑफ शोर रिलीफ स्ट्रक्चर जो कि पाल गल्फ या फिर गल्फ ऑफ मन्नार या फिर गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है। जो बैरियर रीफ है ये लीनियर होता है। 3 टाइप के होते हैं, बैरियर रीफ, पैच रीफ, और तीसरा टाइप का बैरियर रीफ जो होता है लीनियर होता है। ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर जो होता है ये रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, और ये एराइज होता है सबमर्ज्ड सेल्फ प्लेटफॉर्म पे जो वाटर बॉडी बिटवीन रीफ और जो शोर पे टर्म्ड एज लगून। जो बैरियर रीफ होता है ये निकोबार और लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। एक अटॉल टाइप का भी होता है, अटॉल जो होता है सर्कुलर और सेमी सर्कुलर रिलीफ होता है जो एराइज होता है फ्रॉम द सबसाइडिंग सीपेज फ्लोर पे प्लेटफॉर्म पे या फिर कोरल रिलीफ बिल्डिंग कीप एज सबसिडेंस। जो एग्जांपल है टॉल्स का लक्षद्वीप और निकोबार में पाए जाते हैं। जब रीफ बिल्डिंग हो डू नॉट कीप पेस और जो सबसिस्टेंस
reef become submerged bank as seen in the लक्षद्वीप। जो सी ग्रासेस जो ग्रो करती हैं कवारती एटॉल पे जो लक्षद्वीप के पास है, मैंग्रोव ये प्रेवलेंट है। अंडमान निकोबार कोरल रिलीफ, जो 4 मेजर रिलीफ एरिया हैं इंडिया में, अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिच हैं स्पीशीज़ में, डाइवर्सिटी में। लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और गल्फ़ ऑफ मन्नार है और फाइनली गल्फ़ ऑफ कच्छ है। फंक्शन जो है कोरल रिलीफ का, जो कोरल रिलीफ है वो नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं अगेंस्ट इरोजन और स्टॉर्म सर्च के लिए। कोरल एनिमल्स जो होते हैं हाईली अडेप्टिव होते हैं, कैप्चरिंग फाइटोप्लैंक्टन फ्रॉम द वाटर, देयर बाय कैप्चरिंग न्यूट्रिएंट्स, और लार्ज जो बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं सबस्ट्रेट फॉर मैंग्रोव। कोरल रिलीफ जो होता है प्रोवाइड करता है हैबिटाट फॉर ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स और लैंड एनिमल्स और प्लांट्स इंक्लूडिंग एवी फोना। अब ये खतरा किसके लिए है? जो नेचुरल कॉजेज हो रहे हैं ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द रीफ डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म, चाहे ब्लीचिंग हो रही है या फिर डिप्लीकेशन हो रहा है एसेंशियल सिम्बायोंट का, जो एंथ्रोजेनिक कॉजेज है मनुष्य के द्वारा, ड्यू टू द केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है पेस्टिसाइड कॉस्मेटिक्स का, या फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, मैकेनिकल डैमेज जो हो रहा है, न्यूट्रिएंट लोडिंग और सेडिमेंट लोडिंग हो रही है, ड्रीगिंग हो रही है, शिपिंग, टूरिज्म, माइनिंग और कलेक्शन, थर्मल पॉल्यूशन या फिर इंटेंसिव फिशिंग हो रही है। कोरल रिलीफ इकोसिस्टम जो वर्ल्ड वाइड ये हैज़ बीन सब्जेक्ट टू अनप्रेसिडेंटेड ग्रेडेशन ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स से जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं अफेक्ट कोरल रिलीफ इंक्लूडिंग एंथ्रोपोजेनिक और जो नेचुरल इवेंट्स। रिसेंट जो एक्लेरेशन हो रहा है कोरल रिलीफ डिक्लाइन हो रहा है, क्या कहते हैं, रिसेंट जो मोस्टली एंथ्रोपोनिक इम्पैक्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन या फिर चाहे वो ओवर फिशिंग हो, चाहे इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये लॉस में जा रहे हैं। और जो न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग हो रहा है, जो नेचुरल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं जो डैमेज कर रहे हैं कोरल रिलीफ इंक्लूड, जिसमें वायलेंट स्टॉर्म्स हैं, फ्लडिंग है, हाई या लो टेम्परेचर एक्सट्रीम है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये क्या कहते हैं इसमें शिफ्ट होता रहता है पैसिफिक ओशन, जिससे जो टेम्परेचर और जो वार्म करंट और कोल्ड करंट के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, और इससे वेदर फेनोमेना में काफ़ी ज़्यादा चेंज आते हैं। सब एरियल एक्सप्लोर्स और जो प्रेडेटरी आउटब्रेक हो रहे हैं, अब जो आउटब्रेक हो रहा है या फिर एपिजोटिक्स की वजह से भी जो कॉमन जो कोरल रीफ ब्रीचिंग है, ये क्या कहते हैं एक कोरल रीफ ब्लीचिंग है, ये कॉमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ऑफ कोरल्स टू मैनी वेरियस डिस्टर्बेंसेस मेंशन हो रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग जो है ये पैलिंग करती है, कोरल कलर चेंज आकर होता है, जिससे डेंसिटी जो होती है जूजेंथली की डिक्लाइन होने लगती है, और जो कंसंट्रेशन होती है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की विद इन द जूजेंथली वो भी कम हो जाती है। और इस तरीके से ये जो हेल्दी कोरल है जूजेंथली कोरल, वो ब्लीचिंग होने के बाद आप देख रहे हैं लास्ट में वो डेड कोरल जो होता है स्केलेटन कवर्ड हो जाता है फिलामेंटस एल्गी के तौर जूजेंथली और कोरल पॉलिप। तो डॉट डॉट वाला जो है जूजेंथली है, और जो ये पाइप लाइक बना है ये कोरल पॉलिप्स हैं। अब जब कोरल्स ब्लीच होने लगते हैं कॉमनली लूज़ कर देते हैं 60 से 90% जो जूजेंथली, और जो जूजेंथला होता है लूज़ कर देता है 50 से 80% फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब अगर कोई स्ट्रेस कॉजिंग ब्लीचिंग होती है नॉट टू सीवियर, अगर इफ़ इट इज़ डिक्रीज इन टाइम, समय के साथ अगर डिक्रीज होता है तो अफेक्ट करता है कोरल यूजली रिगेन देयर सिम्बायोटिक एल्गी विद इन द सेवरल वीक्स और फ्यू मंथ के अंदर। जो जूजेंथली होती है लॉस होता है इस प्रोलॉन्ग्ड, और इफ़ द स्ट्रेस कंटिन्यू, अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो डिप्लीट करता है जूजेंथली पॉपुलेशन, डू नॉट रिकवर द कोरल होस्ट एवेंचुअली डाई हो जाता है। जो हाई टेम्परेचर और इरेडिएंस स्ट्रेस देखने को मिलता है हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द डिसरप्शन ऑफ द एंजाइम सिस्टम इन जूजेंथली, जो ऑफर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। जो फोटोसिंथेसिस पाथवे हैं जूजेंथली के इम्पेयर करते हैं टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस, और ये जो इफेक्ट है कुड एक्टिवेट करता है डिसएसोसिएशन ऑफ द कोरल एल्गल सिम्बायोसिस।
जो लो और जो हाई टेम्परेचर शॉक्स, इससे भी जूजेंथली जो होता है लो एज अ रिजल्ट शेल जो एडिशन होते हैं डाइफर डिसफेक्शन हो जाते हैं, और ये इन्वॉल्व करता है डिटैचमेंट ऑफ द सिनिडारियन या फिर इंडोडर्मल सेल्स जो हैं विद द जूजेंथली, और जो इवेंचुअल एक्सप्लोजन होता है बोथ टाइप में। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इकोलॉजिकल कॉजेज़ जो हैं कोरल ब्लीचिंग के, इसमें जो जनरल रिस्पांस है स्ट्रेस का, ये इंट्रोड्यूस बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स अलोन इन कॉम्बिनेशन, जो इसलिए जो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है अनइक्विवोकली आइडेंटिफाई द कॉजेज़ ऑफ द ब्लीचिंग इवेंट। जो फॉलोइंग स्ट्रेसर्स हैं ये भी इम्प्लीकेट हो रहे हैं इन कोरल रिलीफ ब्लीचिंग इवेंट्स में। मेजर जो है टेम्परेचर, मेजर जो कॉज है कोरल स्पीशीज़ लीव विद इन द रिलेटिवली नैरो टेम्परेचर मार्जिन और एनॉर्मसली लो या फिर हाई सी टेम्परेचर में इंड्यूस कोरल ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग जो है वो मोर और मच फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट हो रही फॉर एलिवेटेड सी वाटर टेम्परेचर। ब्लीचिंग जो है कहते हैं सडन टेम्परेचर ड्रॉप होने से भी इंटेंस अपवेलिंग हो रही है एपिसोड सीजनल या फिर कोल्ड एयर आउटब्रेक की वजह से। अब जो सोलर इरेडिएशंस है, जो सोलर लाइट आती है सन पे, अब ब्लीचिंग जो है समर मंथ में ड्यूरिंग सीजनल टेम्परेचर या फिर इरेडिएशन मैक्सिमम जब अकर करती है डिसप्रोपोर्शनेट शैलो लिविंग कोरल, और ये जो होता है एक्सपोज करता है समिट ऑफ कॉलोनीज। सोलर रेडिएशन जो है वो सस्पेक्टेड टू प्ले अ रोल इन द कोरल ब्लीचिंग बोथ, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है पार 400 से 700 नैनोमीटर, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो रहा है 280 से 400 नैनोमीटर का, ये भी इम्प्लीकेट कर रहा है ब्लीचिंग। सब एरियल एक्सपोजर, जो सडन एक्सपोजर है रिलीफ फ्लैट कोरल का वो एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द इवेंट, जैसे कि एक्सट्रीम लो टाइड्स ENSO रिलेट करते हैं सी लेवल ड्रॉप टू द टेक्टोनिक अपलिफ्ट, जो पोटेंशियली इंड्यूस कर रहे हैं ब्लीचिंग की। सेडिमेंटेशन जो रिलेटिवली लेस इंस्टेंस ऑफ कोरल ब्लीचिंग जो है हैव बीन लिंक्ड सोली जो सेडिमेंट कर रहा है, और ये पॉसिबल है बट नॉट बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। और ये जो सेडिमेंट लोडिंग कुड मेड जूजेंथलेट स्पीशीज़ जो मोर लाइकली ब्लीच कर रही हैं। फ्रेश वाटर डाइल्यूशन, जो रैपिड डाइल्यूशन है रीफ का वाटर का फॉर्म स्टॉर्म जनरेट कर रहा है प्रेसिपिटेशन, और जो रन ऑफ हो रहा है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इसका कारण जो है ब्लीचिंग का है। और जो ब्लीचिंग इवेंट हो रहा है ये क्या कहते हैं बहुत ही रेयर या कन्फाइंड है टू रिलेटिवली स्मॉल और सी शोर एरियाज़ में। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो हैं जो कॉज है कोरल ब्लीचिंग का वो इंक्रीज़ हो रहा है, एम्बिडेंट एलिमेंट न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और जिससे इंक्रीज़ हो रहा है जूजेंथली डेंसिटी 2 से 3 टाइम्स। और अब जो यूट्रॉफिकेशन जो हो रहा है, यूट्रॉफिकेशन जो है नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व है जूजेंथली लॉस पे, लेकिन ये जो कॉज है सेकेंडरी एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, लोअर कर रहा है कोरल रेजिस्टेंस टू ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी। जीनोबायोटिक्स में जो जूजेंथली है लॉस अकर हो रहा है ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ द कोरल टू एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल कंटामिनेंट, जैसे कि कॉपर हो गया, हेर्बिसाइड्स या फिर ऑयल। अब जो हाई कंसंट्रेशन जीनोबायोटिक्स का वो रिक्वायर होता है, इंड्यूस कर रहा है जूजेंथली का लॉस हो रहा है ब्लीचिंग फ्रॉम, जो ब्लीचिंग हो रही है डिफरेंट सोर्सेज से, यूजुअली एक्सट्रीमली लोकलाइज या फिर वो ट्रांजिस्टी। एपिजोटिक में जो पैथोजन जो इंड्यूस्ड कर रहे हैं ब्लीचिंग को डिफरेंट अदर सॉर्ट से। और ये जो मोस्ट कोरल डिजीज़ जो हैं पैची या होल कॉलोनी डेथ कर देती हैं, स्लॉगिंग सॉफ्ट टिश्यूज़, और जिससे रिजल्ट क्या होता है वाइट स्केलेटन जो होता है। वाइट जो फ्यू पैथोजन जो है आइडेंटिफाइड देखे गए हैं जो ट्रांसलूसेंट हैं वाइट टिश्यू को और प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट का मेजर है
कि प्रोटेक्ट करना है मैंग्रोव फॉरेस्ट और जो कोरल रिलीफ को, इसके लिए कोस्टल इकोसिस्टम बनाया गया है। गवर्नमेंट ने सीख उस चाहत दिखाई है कि वो प्रोटेक्ट करे और सस्टेन करे आर्गूमेंट मैंग्रोव और जो कोरल रीफ हैं इन द कंट्री बाय बोथ रेगुलेटरी और जो प्रमोशनल मेजर्स के द्वारा। अंडर रेगुलेटरी मेजर्स के अंदर कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है, जो नोटिफिकेशन 2011 और जो आइलैंड प्रोटेक्शन जोन है IPZ नोटिफिकेशन 2011 रेगुलेट करेंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अलोंग द सी कोस्ट और जो टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज़ में। और क्या कहते हैं, जो मैंग्रोव कोरल रीफ एरियाज़ हैं वो कैटेगराइज करते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो एरिया में, और जहाँ पे नो न्यू कंस्ट्रक्शन परमिट मिलेगी एक्सेप्ट प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पाइपलाइंस कन्वेइंग सिस्टम, या फिर इंक्लूड करेगा ट्रांसमिशन लाइंस या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर रडार फॉर मॉनिटरिंग साइक्लोन्स मूवमेंट, या फिर प्रेडिक्शन ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस हार्बर सी लिंक, या फिर विदाउट अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ द वाटर। ये इनकरेज करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन और IPZ नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट से लेनी होगी और कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से। अब जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट कोस्टल स्टेट को या फिर यूटीज़ को जो रिक्वेस्ट करेंगे अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर फॉर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ द मैंग्रोव्स एंड कोस्टल रिलीफ। इन एडिशन जो कोरल रिलीफ है इंक्लूड करेगी शेड्यूल 1 में ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो अफोर्ड करेगी इट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। फर्दर जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं 4 नेशनल पार्क हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं 4 नेशनल पार्क हैं, 96 जो सेंचुरीज़ हैं, 3 मैरीन बायो रिजर्व हैं, ये क्रिएट करे जाएंगे ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें प्रोविज़न ऑफ द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कंजर्व करेंगे मेरीन लाइफ इंक्लूडिंग कोरल रिलीफ। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये भी सेटअप किया जा रहा है जो स्ट्रेंथ करेगा इन्फोर्समेंट, जो लॉ बनाएगा कंट्रोल ऑफ पोचिंग और इनलीगल ट्रेड जो हो रही है वाइल्ड लाइफ और उसके प्रोडक्ट में। जो की इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट मरीन और जो कोस्टल इन्वायरमेंट, सबसे पहले को मैप्स तैयार किया जाए कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग और प्रोडिक्शन सिस्टम, ये इम्प्लीमेंट की गई थी 1991 में, और ये जो है हेल्थ ऑफ कोस्टल वाटर और जो फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट पोस्ट पॉल्यूशन रिलेटेड इशू को देखती है। और जो प्रोग्राम ये रिस्ट्रक्चर करता है मॉडिफाइड इन 2001 जो इंक्लूड करता है पॉल्यूशन मॉनिटरिंग लेशंस जो रेगुलेशन लेजिस्लेशन और कंसलेटरी सर्विस। दूसरा है LOICZ जो लैंड ओशन इंटरेक्शन है कोस्टल जोन का, वो लॉन्च किया था 1995 में, जो इन्वेस्टिगेट करता है इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल चेंज ऑन द कोस्टल जोन। ये एम करता है टू डेवलप ऑन द साइंटिफिक बेसिस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द कोस्टल एनवायरनमेंट। अब जो इंटीग्रेटेड कोस्टल और जो मैरीन एरिया मैनेजमेंट है ICMAM लॉन्च किया गया था 1998 में, जो एम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल और मैरीन एरियाज़ का मॉडल प्लान है फॉर चेन्नई गोवा गल्फ ऑफ कच्छ बीइंग प्रिपेयर्ड। अब जो सोसाइटी है ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट की लॉन्च किया गया 2010 में। मेजर जो नेशनल इनिशिएटिव हैं जो प्रोटेक्ट करेंगे कोस्टल इकोसिस्टम की, जो प्रोफेशनल बॉडी है विद द एक्सपर्ट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कोस्टल साइंस और जो मैनेजमेंट। तीसरा जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे फॉर कोस्टल मैनेजमेंट, जो नोटिफिकेशन दिया गया है CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991 में, ये एम जो था प्रोटेक्ट करना कोस्टल स्ट्रेच को इन इंडिया जो है क्रिएट करेगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे कि नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो इन्फोर्स करेगा मॉनिटरिंग द CRZ नोटिफिकेशन। और ये जो अथॉरिटीज़ होंगी ये क्या डिग्रेड करेंगी पावर अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में।
और जो इसके साथ ही जो वेरियस मेजर्स लिए जा रहे हैं प्रोटेक्टिंग और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द कोस्टल एनवायरनमेंट और प्रिवेंटिंग अबेटिंग और कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन कोस्टल एरियाज। गंगा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। गंगा एक्शन प्लान जो लॉन्च किया गया था 14 जनवरी 1986 में विद द मेन ऑब्जेक्टिव पॉल्यूशन अबेटमेंट, जो इम्प्रूव करना था वाटर क्वालिटी बाय इंटरसेप्शन डाइवर्जन और जो ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज और जो टॉक्सिक और इंडस्ट्रियल chemical waste present from identified grossly polluting units entering in the river। लेकिन जो रिव्यू था इफेक्टिवनेस गंगा एक्शन प्लान जो गवर्नमेंट अनाउंस करा है, मिशन क्लीन गंगा जो प्रोजेक्ट करेगा 31 दिसंबर 2009 में विद ऑब्जेक्टिव दैट कि 2020 तक जो नो म्यूनसिपल सीवेज नहीं डाली जाएगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, रिवर्स विदाउट ट्रीटमेंट और विद द टोटल बजट जो है इसका 15,000 करोड़ है। गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो पीएम चेयर करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव जो है इंश्योर करना है इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ द रिवर गंगा बाय अडॉप्टिंग ए रिवर बेसिन अप्रोच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड जो मैनेजमेंट। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है नमामि गंगे। ये क्या कहते हैं प्रपोज किया गया था सेटअप, और ये लगभग 2037 करोड़ जो है इसके लिए प्रपोज किया गया कंजर्वेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ द गंगा। साथ में जो सम ऑफ लगभग 100 करोड़ जो हैं अलॉट किए गए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ घाट, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर फ्रंट्स केदारनाथ हरिद्वार कानपुर वाराणसी इलाहाबाद पटना दिल्ली इन अ करेंट फाइनेंशियल ईयर। और साथ में जो नमामि गंगे अप्रोच है गंगा रिजुविनेशन बाय कंसोलिडेटिंग एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग एफर्ट है जो प्लान कर रहा है कॉन्क्रीट एक्शन प्लान फ्यूचर के लिए, और इंटरवेंशन एट घाट और रिवर फ्रंट में फैसिलिटेट करेगा बेटर सिटीजन कनेक्ट जो करेंगे सेट ऑफ टोन फॉर द रिवर centric urban planning process following are proposed to be taken up under नमामि गंगे प्रोग्राम। निर्मल धारा इंश्योर करेगी सस्टेनेबल म्यूनसिपल सीवेज मैनेजमेंट इसको कराया जाए। प्रोजेक्ट जो प्रायोरिटाइजेशन है इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इंसेंटिव जो है फॉर स्टेट टू टेक द प्रोजेक्ट ऑन गंगा मेन स्ट्रीम जो प्रोवाइड करेगी एडिशनल शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट स्कीम हो या फिर नमामि गंगे प्रोग्राम हो 10 साल के अंदर मैंडेटरी OM सेम जो है सर्विस प्रोवाइड करना होगा पर विद द नेशनल गंगा रिवर ब्रेविन बेसिन अथॉरिटी प्रोग्राम जो है और PPP मैंडेटरी यूज़ करना होगा। ट्रीटेड वाटर जो एक्सपेंड कवरेज है सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की 118 अर्बन हैबिटेशन ऑन द बैंक गंगा एस्टिमेट करना होगा। कॉस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है लगभग 51,000 करोड़ का। निर्मल धारा जो है ये मैनेजिंग सीवेज फ्रॉम द रूरल एरियाज, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और जो सैनिटेशन स्कीम है फॉर ऑल गंगा रिवर ग्राम पंचायत फ्री फ्रॉम द ओपन डेफिकेशन 2022 तक, और इसके लिए कॉस्ट 17,000 करोड़ की गई। निर्मल धारा जो है मैनेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जैसे मेकिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेटरी है और जो नेशनलाइज करेगी वाटर टैरिफ टू इंकरेज करेगा रीयूज़ रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, और जो अविरल धारा है इन्फोर्स करेगा रिवर रेगुलेटरी जोन ऑन गंगा बैंक्स। नेशनल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है एफिशिएंट इरिगेशन मेथड रिस्टोर करेगा कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स, इंश्योर करेगा इकोलॉजिकल रिजुविनेशन बाय द कंजर्वेशन ऑफ द एक्वेटिक लाइफ और बायोडाइवर्सिटी। फिर प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म और शिपिंग इन ए रेशनल और जो सस्टेनेबल मैनर में। नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ऑन गंगा थ्रू गंगा नॉलेज सेंटर लीडिंग करेगा गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंस। NRI गंगा फंड, ये जो है NRI गंगा फंड जो है NRI बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया, और ये एरियाज जैसे कि एजुकेशन हेल्थ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर अब इसी के साथ साथ हार्वेस्ट करेगा इंथुजियाज्म जो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ द रिवर गंगा। जो NRI फंड है फॉर गंगा विल बी बेस्ट अब विच जो फाइनेंस स्पेशल प्रोजेक्ट है NRI गंगा फंड जो है कुड सेटअप अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडिया
इंडियन अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फोकस करेगा फंड स्कोरिंग और कॉर्पस मैनेजमेंट। क्लीन गंगा फंड जो है ये मेन फीचर है। क्लीन गंगा फंड ये कंसिडरेबली थ्रीट करेगा नीड, जो इंक्रीज़ करेगा पीपल्स की पार्टिसिपेशन अक्रॉस द कंट्री और अब्रॉड से भी। ये जो है प्रपोज करेगा सेटअप क्लीन गंगा फंड, जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा। क्लीन गंगा फंड जो है ये ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल एफर्ट जो इम्प्रूव करेंगे क्लीननेस ऑफ द रिवर गंगा, और जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम रेसिडेंट हैं और जो NRI और PIO जो हैं अदर्स। जो क्लीन गंगा फंड जो है ये ऑपरेट किया जाएगा थ्रू बैंक अकाउंट के द्वारा बाय ट्रस्ट, जो हेड किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरीट होंगे ट्रस्ट। और ये सेटअप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुवेनाइल अंडर द मिशन डायरेक्टर क्लीन गंगा। जो डोमेस्टिक डोनर्स हैं जो टू द फंड शैल बी एलिजिबल फॉर द टैक्स बेनिफिट एज इन द केस ऑफ स्वच्छ भारत कोष। और ये कहते हैं 8 डोनर जो हैं कुछ सूटेबल होंगे टैक्स एग्जम्पशन इन डोमेस्टिक लॉ और वेरेबल पनिशेबल। जो क्लीन गंगा फंड है ये एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटी सेटिंग अप द डॉटर फंड इन द अदर जुरिडिक्शन कंट्रीज़ में ऑफ हाई डोनर इंटरेस्ट, जैसे USA, UK, सिंगापुर, UAE, और इनेबल करेगा टैक्स बेनिफिट टू द डोनर जो रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन के अंदर। जो क्लीन गंगा फंड है ये कैटेलाइज करेगा नेचर और आइडेंटिफाई करेगा फंड जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं और जो पायलट प्रोजेक्ट हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं, अदर फोकस प्रोजेक्ट जो है। फंड जो है वेल डेफिनेट स्पेसिफिक और जो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो फॉर्म करेगा बेसिस फॉर प्लानिंग, फंडिंग और इवोल्यूशन। जो ब्रॉड एक्टिविटीज़ हैं विल बी फाइनेंस फ्रॉम द क्लीन गंगा फंड। और जो एक्टिविटी आउटलाइन करी गई नमामि गंगे में जो प्रोग्राम में फॉर क्लीनिंग द रिवर गंगा, कंट्रोल ऑफ नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, और जो एग्रीकल्चर रन ऑफ, ह्यूमन डिस्टिफिकेशन, कैटल वॉलिंग में जो सेटअप करेंगे वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल प्लांट्स along the river around the cities, conservation of the biotic diversity of the river। साथ में जो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी हैं जो रिड्यूस करेंगे पॉल्यूटिंग ह्यूमन इंटरफेस विद द रिवर। अब जो डेवलपमेंट और पब्लिक एम्यूनिटीज़ हैं इंक्लूडिंग एक्टिविटी जैसे कि घाट री डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जो रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं, न्यू टेक्नोलॉजी और जो प्रोसेस फॉर क्लीनिंग द रिवर गंगा। इंडिपेंडेंट और ओवरसाइट थ्रू द इंटेंसिव मॉनिटरिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग और एनी अदर एक्टिविटी, और जो अप्रूव करी जाएगी बाय ट्रस्ट के द्वारा। जो रिसेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है ये न्यू स्ट्रेटजी और कंजर्वेशन और रिजुवेनाइजेशन मेजर रिवर्स वाटर सिस्टम के साथ नई स्ट्रेटजी के साथ ये कहते हैं रिवर बेसिन पे काम कर रही है जो कंट्रीब्यूट करेगा टू फ्लो टू द पर्टिकुलर रिवर स्ट्रेच फॉर कंजर्वेशन। और प्रेजेंट स्ट्रेटजी जो है कंजर्वेशन की रिवर्स में लिमिटेड है ओनली टू द ट्रैकिंग पॉल्यूशन लोड, और जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको रेगुलेट करना है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रोकना है। जो होलिस्टिक रिजुवेनाइजेशन है रिवर का वो मैनेज करा जाएगा वाटर मैनेजमेंट के द्वारा और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के द्वारा। इस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, रिस्टोर किया जाएगा लॉस्ट जो हो रहा है इकोलॉजी का, और जो पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं रिवर पे उसको सही किया जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।